हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। क्या माहौल भाई? सब खैरियत? चलिए। अरे डार्क मोड ऑन। भाग। हटा। भाग जाए यहां से। भाग। फॉर्मल चार्ज पढ़ ही रहे हैं हम। आज कुछ एवरेज फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, ऐसी ऐसी कुछ बातें करेंगे हम। ठीक है। और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की भी आज हम बात करने वाले हैं। तो एक बार हम कहो तो पहले ये देखो, फॉर्मल चार्ज हमने पढ़ लिया था। मैंने जो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताया था उससे आपने चीजें निकाली। ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में गिवन है। कोई बच्चा इससे करना चाहता है कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो मैं आपको वही ओजोन का एग्जाम्पल फिर से करके बता देता हूं, ये लो। ठीक है भाई, वही ओजोन का एग्जाम्पल फिर से करके बता देता हूं इस फॉर्मूले से, ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है भाई। बहुत सारे बोलते हैं ना कि ये कैसा फॉर्मूला है, अजीब सा फॉर्मूला है। ठीक है, 11वीं वाला बोले तो समझ में भी आए कि उसको स्कूल में वो फॉर्मूला नहीं चलेगा, मगर आप तो ड्रॉपर हो, आपको तो चलेगा। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट ऑफ एटम, हर एक ऑक्सीजन के लिए इसमें ये 6 लिख दूं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 ही है ना? अरे बोलो, यही है। 1 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डिंग इसके पास 6 है। फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 1, ऐसे करोगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, फिर वापस से माइनस, यहां पे 6 आएगा, फिर वापस से माइनस, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसका आधा करना है बेटा, उसका आधा करना है, 1/2 करना है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 हैं, तो 2 डिवाइड बाई 1 करोगे, ऐसे करके करोगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। तो 6 - 6 - 1 आएगा। अब ये कितना हुआ? तो 6 - 7 ही तो हुआ, तो हो जाएगा -1। कर सकते हो आप, वैल्यू रख लेना। आप अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले में आप सारा काम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लग रहा है सर सीधा बेड से उठ के आया। हाँ, सीधा सो के उठ के आया हूं मैं। भागा भागा ही आया था, सही कह रहा है, पहचान लेता है तू। अच्छा अनुभव है तेरा। अब ये एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स गिवन है लुइस डॉट स्ट्रक्चर के। तो H2 ऐसे बनेगा, H2 में वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, कौन सा वाला? वो रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, वो नहीं लगेगा। O2 में लगाओगे लग जाएगा, O3 में लगाओगे लग जाएगा। NF3 मैंने करके बता दिया था, है ना। आज कार्बोनेट की हम आज अभी थोड़ा समय दो, करके देख लेंगे। और HNO3 जो है उसको भी अपन बना के देख लेंगे, जब हमें NO3 माइनस आ जाएगा तो हम HNO3 भी बना के देख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वक्त दो। एग्जाम्पल्स जो गिवन है लुइस रिप्रेजेंटेशन वगैरह में, ये सब देख लेंगे हम, है ना। ये चीजें, ये लुइस रिप्रेजेंट, इधर भी यही है, इधर भी यही है। ठीक है बेटा, सेम चीज है। क्लियर है? कुछ नहीं है, इधर में और इधर में क्या फर्क है वो मैं बता देता हूं। ये बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको इन्होंने बॉन्ड बना दिया, है ना। जैसे ये है ना, तो यहाँ पे एक तो ऐसे तरीका है, तो अपन ने भी तो यही किया था, अपन ने दोनों काम एक साथ कर दिए, इन्होंने अलग अलग बना रखे हैं उस चीज को, कि अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो उन्होंने ऐसे 2 बॉन्ड बना दिए इधर, ये देखो, ये वाला, ये वाला। तो कोई खास बात नहीं है, बच्चों वाली बात है, इसको आराम से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। चलिए, बात कर लेते हैं। एक बार फॉर्मल चार्ज पे मैं फिर से आऊंगा, मगर उससे पहले मैं बात कर लेता हूं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की, है ना। तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में सबसे पहले बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवेलेंट। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये हाइपरवेलेंट है क्या। हाइपरवेलेंट क्या है ना। हाइपरवेलेंट कंपाउंड क्या है? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, एट सेंट्रल एटम इज ग्रेटर देन 8 हो जाए, उसे कहेंगे हम हाइपरवेलेंट। और हाइपो, हाइपर का मतलब क्या होता है बेटा? ज्यादा। हाइपो का मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 हो जाए, तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा।
ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो एनसीईआरटी में दी हुई है NO और NO2 ये भी नहीं करती। और इन 3 पॉइंट्स पे भी हम वापस आएंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट उठा लेते हैं, आप ये नोट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के पॉइंट है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए हुए पॉइंट है। पहले पे बात कर लेते हैं हम कि ये हाइपरवैलेंट है क्या। हाइपरवैलेंट कह लो, एक्सपैंडेड ऑक्टेट कह लो, ठीक है, एक ही बात है। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 8। चलो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। थोड़ा आज फास्ट चलना है, ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं, मुझे पता है इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हमें, और आगे एक इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो चीजें भी पढ़नी है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल पर ये भी पढ़ना मजबूरी है हमारी। तो जैसे अभी के लिए हमें समझ में भी नहीं आएगा, जैसे मान लो SF6 है, अब ये सल्फर है ना, ये सल्फर है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। थोड़ा आगे जाके हम सीखेंगे कि हमने इसको ऐसा क्यों बनाया, दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। अभी नहीं पता आपको, अभी सिर्फ आप बना लो। अभी मुझे क्या करवाना है, अभी तो मुझे इलेक्ट्रॉन काउंट करवाने हैं अराउंड द सल्फर, है ना। फ्लोरीन का देखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर आप सल्फर के अराउंड देखोगे तो क्या होगा, सल्फर के अराउंड देखोगे तो ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं अराउंड द सल्फर। दैट्स वाई दिस इज नोन एज हाइपरवेलेंट कंपाउंड। हाइपर मतलब 8 से ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा होता है ना बेटा, हाइपरवेलेंट का मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से ज्यादा हो। तो बताओ क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, तो आंसर है नहीं कर रहा। तो इसे क्या कहेंगे, क्या ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर है नहीं करेगा। तो इसीलिए यही कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, मगर ये एग्जिस्ट तो करते हैं। तो हाइपरवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल के मुंह पे तमाचा था। ऐसे और एक एग्जांपल और देख लो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही हम करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी इन्हीं के लिए पूछ ले, क्या पता। जैसे ये रहा PCl5, आगे जाके तो हम एकदम क्लियर हो जाएंगे इन चीजों को लेके, अभी कुछ 1-2 दिन की बात है बस, है ना। अभी 1-2 दिन के लिए ऐसे समझ लो कि मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं तुम भी बना लो, और खाली अभी इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने का काम कर लो बस। अभी के लिए यूं मान के चलो कि मैंने कह दिया तो कर ले, बाद में रीजन वीजन सब समझ आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनी ये भी समझ आ जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनी ये भी समझ आ जाएगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं भाई, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये भी हाइपरवेलेंट हो गया, ये भी क्या हो गया, हाइपरवेलेंट हो गया। H2SO4 बना रखा है एनसीईआरटी ने एक और, H2SO4, H2SO4 बना रखा है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। अब इस सल्फर के अराउंड इलेक्ट्रॉन गिनो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उन्होंने बोल रखा है कि ये भी हाइपरवेलेंट है साहब। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ये 3 ही दिए हुए हैं। अब क्या सिर्फ ये 3 ही होते हैं, आंसर है नहीं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। जहां कहीं पे भी तुमको सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नजर आ जाएंगे, तुम उसे हाइपरवेलेंट कंपाउंड बोल दोगे, ठीक है। तो हमें बस यहां पे एक चीज समझ आ गई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम, है ना, इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, आप बोल दो उसे हाइपरवेलेंट है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। महज ये 3 एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब आप सीख जाओगे तो आपको आंखों से दिख रहा होगा कि ये हाइपरवेलेंट है, लेकिन आप फिर भी नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि वो चीज इतनी जनरलाइज और कॉमन हो जाएगी कि आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ठीक है यार इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे लेकिन, ठीक है। क्लियर भाई? चलिए सो लिखना है, हाँ तीनों एग्जाम्पल बना लो फटाफट, ऐसे एक हेडिंग लगा लो हाइपरवेलेंट ऐसे करके, और फटाफट फटाफट से ये चीज जल्दी नोट कर लो, थोड़ा जल्दी प्लीज, क्योंकि बेसिक बेसिक सी बातें, समय ज्यादा ना लगाएं तो अच्छा है, प्लीज। हाँ रियल टेस्ट का पता करेंगे भाई यार, ठीक है, क्या है क्या नहीं है पता करेंगे। पता नहीं था मेरे को, मैंने भी वो वीडियो देखा तो पता चला अचानक से लॉन्च था।
ध्यान नहीं था मुझे भी। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना बेटा, वो 600 किलोमीटर दूर है दिल्ली और कोटा। आओ फिर आता है हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8, इसको अपन कहेंगे क्या, हाइपोवेलेंट कंपाउंड। इस पे सेंट्रल एटम पे। चलो पहला एग्जांपल, जब मान लो ये BF3 लिख दिया मैंने, BF3 सुनने में अच्छा लग रहा है कि BF3, सच्चाई यही है जीवन की, आजकल क्या करें बेटा, जमाना ही यही है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होता है वो सही हो जाता है कई बार, है ना, मेन एग्जाम में भी ऐसा होता है ना। चलो ऑल ऑफ दीज, BF3 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके अराउंड, ये पूछा जा चुका है। आप बोलोगे कि इस घटिया से टॉपिक से भी सवाल आया है, तो आया है। BF3 ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, ऐसे पूछा है। तो ये जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसमें, है ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गए? क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अरे भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा ना। इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हो जाएगा वो कंपाउंड, है ना। तो ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, जबकि हर एक एटम की चाहत थी कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, थी ना। तो ये नहीं कर पाया, तो इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहागा। सिमिलर इसके जैसे सेम एग्जाम्पल कौन से हैं, सिमिलर एग्जाम्पल जैसे BCl3 हो गया, BBr3 हो गया, है ना, BI3 हो गया, ये सब सिमिलर एग्जाम्पल है। ये क्या है, सब सिमिलर एग्जाम्पल है ना। BH3 हो गया, B2H6 हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है बेटा, क्लियर है? ठीक है भाई, चलो फिर उसके बाद और देख लो, और करना है तो और देख लो, ये LiCl है। अब ये लिथियम है, ये Cl है। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसके पास तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए, है ना। इसके पास एक होता है, एक इधर दे दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवेलेंट हो गया। BeCl2 ले लो, BeCl2 ले लो, ये लो, तो Be, ये Cl, ये Cl, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 4 ही हो रहे हैं, ये लो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी डेफिशिएंट है। तो ये सब हाइपोवेलेंट का मतलब है कम होंगे, मगर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, मगर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यस। तो AlF3 क्यों अच्छा बड़ा सवाल पूछ लिया बेटा अभी तो काम का नहीं है वो सवाल, मगर तूने छेड़ दिया तो आजा। ये रहा AlF3, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो आंसर है नहीं है। अब तुम्हें समझ आएगा नहीं, फजान रूल ये कहता है कि दिस इज आयनिक कंपाउंड, जबकि AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आंसर है यस। तो ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो है आयनिक कंपाउंड है। रीजन, AlF3 शेयरिंग से ऑक्टेट पूरा नहीं करता, किससे वो पूरा करता है, ट्रांसफर से करता है। AlF3 आयनिक कंपाउंड है। सर हमें कैसे पता लगेगा? अब बेटा तू रुक जाता थोड़ी देर, है ना, रुक जाता थोड़ी देर ना, थोड़ा थोड़ा रुक जाता तो समझ आ जाता, तू रुका नहीं तो मैं क्या करूं। यहां पे
AlCl3 जो है वो कोवेलेंट है। इनफैक्ट ये डुअल नेचर रखता है, आयनिक प्लस कोवेलेंट दोनों तरह के काम कर सकता है, मगर यहां पे AlCl3 की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी बनती है, ये Al, ये Cl, ये Cl, ये Cl, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। डेफिशिएंट हो गया। मगर ये तो आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Al तो 3+ में होगा और 3 F- अलग होंगे। अब F- का ऑक्टेट पूरा है। Al3+ का अगर जाके कॉन्फ़िगरेशन देखेगा तो 1s2 2s2 2p6 मिलेगा, ऑक्टेट पूरा है। और F- का अगर देखेगा तो 1s2 2s2 2p6 मिलेगा, ऑक्टेट पूरा है। वो आयनिक कंपाउंड है, उसने शेयरिंग से ऑक्टेट पूरा नहीं किया, उसने ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन को पूरा किया। अब उसने जब ट्रांसफर से किया तो एक Al3+ अलग बन गया और F- अलग घूम रहा है। Al3+ का जिस तरह से Na+ का ऑक्टेट पूरा हुआ था, Al3+ का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। उसी तरह से F- है तो उसका भी पूरा हो गया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये आयनिक है, कि ये कोवेलेंट है? तो आंसर है बेटा फजान रूल आएगा आगे जाके, जो ये बताएगा कि अगर केटायन और एनायन में एनायन जो है वो बड़ा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। अब यहां केटायन जो है वो छोटा है मगर एनायन साथ में छोटा है, F- छोटा एनायन है और यहां पे Cl- और बड़ा है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये AlF3, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप थोड़ा सा अभी देखो, ये इससे रिलेटेड चीज नहीं है, जिन लोगों को पहले से पता है उनके लिए ये चीज, जिन लोगों को पहले से पता है उनके लिए बेटा ये Li3। जरा बताओ, इधर से इधर जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इधर से इधर आने पर जो एनायन की साइज है, जिसे हम R- की साइज भी बोल सकते हैं, R- की साइज बढ़ रही है तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और यही कारण है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? Li3 है। सबसे कम कौन है? वो तो इनफैक्ट आयनिक ही होता है शुरुआत में। समझ आ रहा है? अब याद आ रहा होगा कि ये चीज कहां की है और बच्चे ने कहां पूछ ली, क्योंकि है तो आपके नोट्स में, अगर किसी के पास पुराने नोट्स है तो जाके देखना, है तो वो भी कहां होगा, मगर वो होगा डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, फजान्स रूल। फजान्स रूल पता है ना? तो उसका फजान्स रूल से ही पता चलता है कि कैसे कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। अब ऐसे होने को, ये मेटल है, आप खुद सोचो ना, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, फ्लोरीन इज ए नॉन मेटल, यहां पे भी मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। नियम ये कहता है कि मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जो है ना वो आयनिक होता है, नियम तो यही कहता है। मगर वो तो आयनिक रह गया, लेकिन इसके अंदर क्लोरीन की साइज, ब्रोमीन की साइज और आयोडीन की साइज इतनी बड़ी है कि उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आना शुरू हो गए। इनफैक्ट वो बन ही कोवेलेंट गए। जैसे ये तो प्योरली आयनिक होता है, ये आयनिक प्लस कोवेलेंट होता है, ये कोवेलेंट होता है और ये भी कोवेलेंट होता है। तो इधर से इधर आने पर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बेटा, जिसको समझ नहीं आ रहा वो इस वाली स्लाइड को स्किप कर दे, वो एक बच्चे के डाउट, एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर था ये वाली स्लाइड। क्लियर है? ये हमारा नियम, मेरी तरफ से चाहे नोट ही मत करो उसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अभी की बात ही नहीं है, ये हटा दी बेटा, ये ले। ठीक है, अब नोट भी करना है तो यहां नीचे लिख देना, ऐसे लिख देना कि एक ने उड़ते तीर लिए थे, ऐसे लिख देना। क्या लिखेगा? कमेंट में एक ने उड़ते तीर लिए थे, तो हेडिंग लगा ले उड़ते तीर का नतीजा। क्या लिखेगा? उड़ते तीर का नतीजा, ताकि तुझे पता रहे कि ये चीज अभी समझ नहीं आएगी, बाद में आ जाएगी। ठीक है बेटा, लिख दे उसमें उड़ते तीर का नतीजा। लिख देना, लिख देगा? चल, तो हाइपोवेलेंट वगैरह समझ आ गए। अब बताओ इसमें से विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, दिमाग लगा के करना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छे से पता होने चाहिए। ये जो टिन है ये कौन सी फैमिली का है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो पता लगाओ ये कार्बन फैमिली का है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल तो वैसे ही दिख जाएंगे तुमको। बताओ। हाउ BF3 इज ए हाइपोवेलेंट? BF3 के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, वो हाइपोवेलेंट होगा।
अपनी हल्की फुल्की डेफिशिएंसी वो बैक बॉन्डिंग से कम भी कर लेता है, मगर नहीं हो पाते उसके पास 8। देखो ये हमने कर दिया, ये हाइपर है, ये हाइपो है, पीछे बता दिया अभी, ये भी हाइपो है। तो बचा कौन सा? ये एसएन के पास कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली है तो 4 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो चारों दे दिए कहां? बिजनेस में लगा दिए अगले ने, चारों लगा दिए बिजनेस में, लग गए भैया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चारों इलेक्ट्रॉन जब लग गए तो बताओ इसका 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 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। लो, तो आंसर हो गया सेकंड। ऐसे बेसिक बेसिक से सवाल पूछता है वो कई बार। ठीक है, अभी ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन है, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर करते जाओ, इनका रिजल्ट बाद में आएगा। ऐसा थोड़ी होता मतलब कि भिड़ते ही आपको कोई किसी कंपनी में आप नौकरी करने जाते हो तो ट्रेनिंग सेशन टाइप का कुछ होता है, 2 दिन तो सिर्फ वो घुमाते हैं उस कंपनी में कि लोगों से मिलते हैं, है ना, मीट वीट वगैरह, ऐसे मीटअप वीटअप हो रहा होता है, मीटिंग वीटिंग हो रही होती है, वो बिल्डिंग का मुआयना करा रहे होते हैं कि यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ होता है। क्यों बता रहे होते तुम्हें? क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। सेम वैसा ही है, स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर ऐसे कि चीजें बता रहे हैं, सुन लो बैठ के, ज्ञान मत लाओ बीच में। अब मान लो कंपनी में तुम्हारी नौकरी लगी, तुम ऐसे ऐसे घूम रहे हो, है ना, कि ऐसा है वैसा है, स्टार्टिंग में तुम्हें हॉस्पिटल, चलो एमबीबीएस में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें विजिट कराई हॉस्पिटल में, बता रहे हैं कि ये ओपीडी है, ये ना, ये इमरजेंसी है, ये ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, तुम कह रहे हट मैं करूंगा ऑपरेशन, ऐसा होगा क्या? है ना, भगा देंगे तुमको, खबर कर लो चीजें। ठीक है ना, एक सही फ्रीक्वेंसी के साथ चीजों को सीखना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ सीखना जरूरी नहीं होता, सही फ्रीक्वेंसी के साथ। क्या मैं दे रहा हूं, क्या तुम ले रहे हो, सबर कर लो यार, 2 मिनट यार, है। फिर आता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं ऑड इलेक्ट्रॉन के, वो मैं करवा देता हूं। पहली चीज, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती क्या है? ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन बच जाना, जिसकी वजह से जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हैं वो बनेंगे नहीं। अरे भाई, जैसे हमने अभी इसको बोला O डबल बॉन्ड O, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा वाला पेयर पड़ा। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 लोन पेयर आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर में बचे हुए हैं। तो या तो बॉन्डिंग पेयर में, या तो नॉन बॉन्डिंग पेयर या बॉन्डिंग पेयर। सर बॉन्डिंग पेयर में भी ऑड हो सकता है क्या? होता है, आगे जाके पता चलेगा कई जगह, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मगर मैं बताता हूं, ऐसे भी बॉन्ड होते हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा भी बॉन्ड होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोले ऐसा कैसे? तो हमने तो आज दिन तक तो होता है बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में ही है, मगर वो आपके बियॉन्ड द डिस्कशन वाली बात है, बियॉन्ड द सिलेबस वाली बात है। ठीक है, उसको इतना जिक्र नहीं करते, मगर दिमाग में जरूर रखना कि सिर्फ नॉन बॉन्डिंग के लिए हम पढ़ भले ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉन्डिंग पेयर्स के अंदर भी ऑड नंबर्स आ सकते हैं। जैसे यहां पे 4 आ रहे हैं तो इवन नंबर है, यहां पे भी 4 आ रहे हैं तो इवन नंबर है, यहां पे भी 4 आ रहे हैं तो इवन नंबर है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुआ, बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग में ऑड नंबर आया, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में कहीं पे भी ऑड नंबर आया, उसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहा जाएगा। और क्योंकि ऑड नंबर आते ही ऑक्टेट पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनफैक्ट अगर अभी आप खुद सोचो, कॉमन सेंस वाली बात है कि 8 एक इवन नंबर है, और अगर कोई ऑड नंबर बच रहा है तो वो ऑक्टेट पूरा कैसे करेगा? सोचने वाली बात है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले अगर हम बात करें, ये ऑड नंबर, ये ऑड का नहीं था, जैसे इसमें सबसे पहले बात करें एनओ की, किसकी बात करेंगे हम? एनओ की। ठीक है, एनओ में क्या होता है? ये इस तरह से बना होता है, एन डबल बॉन्ड ओ। कैसे बना होता है बेटा? ये एन डबल बॉन्ड ओ, है ना। एनओ न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इतना तो सबको पता है। अब यहां पे क्या रहता है बेटा? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करोगे कि देखोगे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देखो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर नाइट्रोजन का नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन का कंप्लीट है, अगर आप ये वाला सर्कल बनाते हो तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन,
ये वाला सर्कल बनाते हो तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उसका कारण क्या है कि यहां पे जाके देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन ही बन रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये देखो 1 2 3, 1 2 3, क्या इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर में बचे या ऑड नंबर में बचे? तो आंसर है सर, इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर में नहीं, ऑड नंबर में बचे। दैट्स वाई इसको हमने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट है, सुन लो, सब्र करो। सर कितने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी? क्या ढेर सारी होंगी? नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 बताई हुई है, मैं 2 और बता दूंगा, मैं 4 और बता दूंगा, मगर उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जिस्टेंस नॉर्मल स्पीसीज से बहुत कम होता है। ये किसी ड्रास्टिक कंडीशन में, किसी मजबूरीवश चीजें बनी हुई होती हैं, ऐसा जनरली नहीं होता। इसलिए चिंता पहले दिमाग से यह निकालें कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बहुत ज्यादा नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक है, 4-5 स्पीसीज पूरे साल दिमाग में रहेगी ऑड इलेक्ट्रॉन के नाम पे, तो इसीलिए उसको यहां सिर पे मत बिठा लें कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, जो दूसरी नॉर्मल स्पीसीज है उस पर भी ध्यान देना है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मुश्किल से 4-5 है तुम्हारे लिए, दैट्स इट। और एक बार अगर पता चल गया कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब क्या है, तो कल को कोई सी भी स्पीसीज आए, तुम देख के बता दोगे कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, ऐसा मन में आ जाती चीजों को, और मैं ही करूंगा ऐसे, मतलब, है ना। तो यहां पे अगला आता है NO2। इसके बारे में हम और भी चर्चा भी करेंगे। ये N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, 1 2, ये बना लो, बन गया इसका भी। ठीक है, अब होगा क्या कि नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, ये देखो बीच में, है ना। नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या बच गया? खाली बच गया। ये मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं जो हमने सीखा है। तो खाली बस दिमाग में लगा लो, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहां देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए। नाइट्रोजन के अराउंड अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6, अगेन 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे। तो ये ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता, इसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन। सम मोर एग्जांपल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो और लिख लो, जैसे ClO2 लिख दो, ClO3 लिख दो, है ना, CH3 लिख दो, CF3 लिख दो, एटसेट्रा। ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दिक्कत आएगी कहीं पे भी। ये मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिए कुछ, मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिए, यूं मान के चलो मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिए। बाकी आने का सवाल यहां से आ जाएगा। और आएगा क्या सवाल, ये बताओ इनमें से कौन सी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी बोल देता हूं। क्या आएगा सवाल, इनमें से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन सी है। अब इनमें से अगर तुम्हें एग्जांपल याद है ठीक है, नहीं याद है आगे बढ़ो। सवाल कोई बहुत ऐसे थोड़ी आएगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैसे बनी, इसका सचित्र वर्णन करें, किस साइंटिस्ट ने इसे पहली बार देखा गया, इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे, वो बॉन्डिंग रीजन में कितने, एंटी बॉन्डिंग में कितने, नॉन बॉन्डिंग में कितने, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, इनमें से कौन सी स्पीसीज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बात खत्म। या इनमें से कौन सी स्पीसीज ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करती, उसमें हाइपरवेलेंट भी हो सकता है, उसमें हाइपोवेलेंट भी हो सकता है, और उसमें ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी हो सकती है। क्लियर है बेटा? ठीक है भाई, चल। अब n के पास 5 होते हैं, इसने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, सब्र करेगा 2 मिनट। इसके पास प्लस लगा लू, इसको ले, अब खुश है, ले, ये प्लस लगा लिया, माइनस लगा लिया, अब ले, फॉर्मल चार्ज भी असाइन कर दिया मैंने, इस पे +1 और इस पे -1। अब बता, लगा दिया मैंने फॉर्मल चार्ज, अब बता दे, लगा दिया बेटा, +1 -1। वही कह रहा हूं ना, थोड़ी सब्र कर ले यार 2 मिनट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया क्या तूने? पढ़ा है क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? नहीं पढ़ा ना, अभी रुक जा फिर।
ये प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया। प्लस क्यों आया तो देख ले, होने कितने चाहिए 5, है कितने 1 2 3 4, तो 5 माइनस 4 +1 हो गया ना, ये देख, इसीलिए वो +1 लग रहा है। ऑक्सीजन के पास होने कितने चाहिए 6, अभी कितने हैं अपनी तरफ वाले, यहां पे दीवार समझ के काम करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये ले 6 - 7 -1 हो गया। इसमें कोऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट का मतलब भी यही है कि अनइक्वल शेयरिंग होना, मतलब उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है और उसी वजह से उसके ऊपर एक प्लस आया, और उसी वजह से तुम्हें 5 नहीं दिख रहे हैं, 4 ही दिख रहे हैं। आता है मुझे, मेरा टेस्ट क्या कर रहा तू, मुझे तो आता है रे, है आता है भाई, मैं पढ़ाता भी हूं, जो सेलेक्ट होते हैं उन बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूं, सिर्फ फोटो नहीं डालता हूं उनके साथ, पढ़ाता भी हूं, सिर्फ फोटो नहीं डालता, पढ़ाने का काम भी होता है मेरा। सिर्फ फोटो डालने का काम नहीं है मेरा, इधर आ, पढ़ाता भी हूं। चलो तो सिर्फ आप नाम ध्यान रख लें, आपको इनकी स्ट्रक्चर्स भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, आप लाइन से 2-3 याद कर लेना। एनसीईआरटी में तो वही 2 दी हुई है ना, बाकी मैंने और 3-4 लगवा दी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपसे कभी कोई सवाल नहीं आएगा, तो चिंता ना करें बिल्कुल भी। फिर आता है कुछ शब्द और पकड़ते हैं हम, आओ कुछ शब्द और पकड़ते हैं। अब इनकी जो लिमिटेशन है, अपन ने पहली लिमिटेशन कर ली बेटा, ठीक है, हमने दूसरी कर ली, ठीक है, हमने तीसरी कर ली। अब चौथी पांचवी में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन लाइक XeF2 KrF2 एंड XeOF2 एटसेट्रा। क्या देखो मुझे बताओ, ये वाली जो थियरी है ऑक्टेट रूल किस पर बेस्ड थी, ऑक्टेट रूल किस पर बेस्ड था, बताओ जल्दी। ऑक्टेट रूल की पहली लाइन तुमने अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, इट वॉज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज, यानी कि नोबल गैसेज कंपाउंड नहीं बनाते थे, बाद में आगे जाके नोबल गैसेज के भी कंपाउंड मिल गए। जिनोन कंपाउंड बना रहा है भैया खींच खींच के, ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है, फ्लोरीन के साथ भी बनाता है, ठीक है, बाकियों के साथ नहीं बनाता। हम आगे जाके भी यही देखेंगे कि इसके कंपाउंड जो हैं वो हैलोजन और ऑक्सीजन के साथ ही दिखते हैं, मतलब हैलोजन में भी सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही इसके कंपाउंड दिखते हैं। तो फिर ये इसकी लिमिटेशन ही तो हुई। जो बात, जिस थियरी की स्टार्टिंग, जिस थियरी का बेस ये था कि इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाती है, अब आगे जाके पता चल रहा है इनर्ट गैस के ही कंपाउंड दिख रहे हैं, तो गलत हो गई ना वो। इसीलिए ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया, इनर्ट गैस के कंपाउंड मिल जाना, इनर्ट गैस के कंपाउंड मिल जाना भी इसकी लिमिटेशन हो गई। क्लियर है भाई, ठीक है। उसके बाद it does not explain the relative stability of the molecule being totally silent about the energy of a molecule। very first day last lecture में मैंने आपको ये चीज बता दी थी, मैंने कहा था कि ऑक्टेट रूल का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्टेट रूल एनर्जी की बात ही नहीं करता। क्या इसने पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ समझाया था? इसने ये थोड़ी बोला था कि हर कंपाउंड इसलिए बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसे स्टेबल होना होता है, ऐसा तो मॉडर्न अप्रोच बोलती है। ऑक्टेट रूल वाज एन क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल था, उसे एक तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, उसे मतलब नहीं था एनर्जी से। कुछ याद आ रहा है ऐसा पॉइंट? तो एनर्जी से रिलेटेड इसमें कोई भी बात, हमने कहा था स्टार्टिंग में भी कि नहीं करता है ये, तो इसने भी नहीं करी। उसके बाद दिस थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, शेप क्या है? हम जरूर ओजोन को बेंट बना रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमें आगे जाके पता है उसे बेंट बनाना है, तो हम अपने नोट्स में गलत नहीं बना रहे, मगर ये नहीं बोल रहा है कि ऐसा बनाओ। आप अगर इस थियरी के अकॉर्डिंग ओजोन को ऐसे भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, आप इस ओजोन को लीनियर बना के छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो कहता ही नहीं है कि आप ऐसे बनाओ। ऑक्टेट रूल कहता ही नहीं है कि आप ऐसे बनाओ, है ना। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग आप देखो, खुद एनसीईआरटी ने NF3 को ऐसा बना रखा है, इस तरह से।
लेकिन हमें पता है कि ये 90 डिग्री के एंगल नहीं होंगे आगे जाके, इसीलिए हमने हमारी कॉपी के अंदर पहले से ही क्यों फालतू में गलत बनाए, जब हमें 2 दिन बाद सही पढ़ना है तो हमने ऐसा बनाया, हमने पहले से ही पिरामिडल बनाया उसे, हमने ऐसा नहीं बनाया टी शेप का, क्योंकि इसने ऐसी कोई बात नहीं करी, इसको मतलब ही नहीं है बॉन्ड एंगल से, इसने शेप की बात ही नहीं करी। इससे पूछा कौन कैसा दिखता है, इसने कहा मुझे नहीं पता। इसने H2SO4 ऐसा बनाया, S डबल बॉन्ड O, मैंने भी ऐसा ही बनाया था आज, ये OH ये OH, मगर कायदे से S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इसके सल्फर के चारों तरफ। तो इसने शेप की बात नहीं करी, इसने शेप की बात नहीं करी। हमने बनाया है वो PCl5 SF6, हमने बनाया है, हमने बनाया है वो SF6 ऐसा वाला, हमने बनाया PCl5 ऐसा वाला, इसने कुछ नहीं बोला। हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें आगे जाके वापस यही बनाने, हमें आगे जाके चीज सीखनी है, हम हमारे नोट्स में गलत क्यों बनाए इस चीज को। क्लियर है भाई, आप खुद देख लो, ये देखो इसने हालांकि बेंट बना दिया यहां पे, मान लिया, मगर ये देखो NF3 गलत बना, मतलब गलत मतलब टी बना रखा है। कार्बोनेट को भी इनफैक्ट इसने टी टाइप का बना रखा है, जबकि अभी समझ आ जाएगा है ना चीजों को लेके। तो ये शेप नहीं बताता है, क्लियर बेटा, शेप नहीं बताता है, ठीक है भाई। 5th पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी में। अरे भाई तो वो एनर्जी के हिसाब से स्टेबिलिटी नहीं बताता यार, कंपाउंड स्टेबल होगा कि नहीं होगा एनर्जी की बात नहीं करता। क्या समझाऊं 5th पॉइंट में, 5th पॉइंट समझ नहीं आया, याद कर ले, एनर्जी के बारे में बात नहीं करता, ऐसे लिख दे। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व मॉडर्न अप्रोच थी, ऑक्टेट रूल नहीं था। मेरे को परेशान मत करो यार, पहले से मैं बता रहा हूं, मैं तबीयत पहले से खराब है मेरी, मैं चिड़चिड़ा के भी बंद करके चला जाऊंगा, बकवास तो यहां करना मत। क्या समझाऊं इसमें, मैंने पहले दिन नहीं बोला था कि ऑक्टेट रूल एनर्जी की बात नहीं करता, उसे तो खाली वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। एनर्जी वाला जो ग्राफ बताया था वो मॉडर्न अप्रोच है, क्लासिकल में उन्हें पता ही नहीं था एनर्जी क्या होती है, कौन कितना स्टेबल है, इसकी स्टेबल क्या होगा, ये कितने बॉन्ड एनर्जी बना रहा है, क्या कोई मतलब नहीं उसे, उसे पोटेंशियल एनर्जी से मतलब ही नहीं था। वो तो यही देखता था, उसकी स्टेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब था कि जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है। चलो, रेजोनेंस नाम सुना है तुमने? कुछ कुछ चीजें सिखा देता हूं मैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख दो लो। एक होता है, नाम सुना होगा आपने, लुईस एसिड, और एक होता है लुईस बेस। एप्लीकेशन इनकी बाद में आएगी, आप अभी सिर्फ नाम से समझो इसको कि ये होता क्या है। लुईस एसिड होते हैं जो कि लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, याद कैसे करें, तो ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, याद रह जाएगा बेटा। कैसे याद रखोगे, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उन्हें हम लुईस एसिड बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक्सेप्टर हैं तो इन्हें कमी होगी तभी ये लेने वाले हैं। तो दीज स्पीसीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से कम है, वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन करने उसको, और कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जैसे हमने अभी BF3 बनाया, तो BF3 इज ए लुईस एसिड। क्यों बोला हमने इसको, हमने ऐसा क्यों बोला, जैसे एग्जांपल है BF3 है ना, एग्जांपल के तौर पे BF3 है, तो BF3 जो है वो हाइपोवेलेंट थी, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर हाइपोवेलेंट स्पीसीज बेसिकली। ये जनरली क्या होते हैं बेटा, हाइपोवेलेंट स्पीसीज होती है। अरे भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही एक्सेप्ट करेगा ना, तो क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और से कोई दूसरा एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है उसके पास कमी है इसलिए कर रहा है।
और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम लुईस एसिड कहते हैं। कमी किसके पास होती है? हाइपोवेलेंट स्पीसीज के पास होती है। तो जो हाइपोवेलेंट स्पीसीज हमने लिखी हैं वो किस तरह से काम कर सकती है? वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकती है। तो जितनी भी हाइपोवेलेंट स्पीसीज है आप वहां जाके लिख सकते हो कैन बी वर्क एज, जरूरी नहीं है कि करेगी, कैन बी वर्क एज, है ना, कैन वर्क एज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं वो। ठीक है बेटा। यस, लुईस बेस क्या होते हैं? तो बेसिकली बेस जो है, लुईस बेस वो होते हैं, ये होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती, है ना। अरे भाई डोनेट करने वाला है ये तो। और इनकी आपस में बहुत बढ़िया बनती है, क्यों? क्योंकि ये देने वाला है और वो लेने वाला है बेटा, है ना। इसीलिए लुईस एसिड लुईस बेस एसिड बेस इंटरेक्शन होता है। तो जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया हमने NH3 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? NH3 ले लिया। पहली चीज लोन पेयर होना चाहिए, दूसरा 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर होने चाहिए। अब अगर आप NH3 देखोगे तो बेटा ये ऐसा है और ये यहां पे एक लोन पेयर है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, कैन वर्क एज लुईस बेस, कैन वर्क एज लुईस बेस। क्या लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में रिएक्शन हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। एक को भूख लग रही है, दूसरे के पास रोटी है, तो दे देंगे ना बेटा। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है, वही सेम जैसे एसिड बेस रिएक्शन होती है ना। दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन ही होती है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप ऐड करते जाइए। बेसिकली स्मॉल 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 इंफॉर्मेशन हैं जो रैदर कि हम इसको कोई बहुत ज्यादा अप्लाई करें, बेसिकली नाम पता होगा तो हमारा आगे जाके काम आसान हो जाएगा। कहीं मैं लिखूंगा कि ये लुईस एसिड है तो आपको पता होगा कि यार ये लुईस एसिड क्यों है, इसका मतलब है इसने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है। फिर मैं बोलूंगा कि ये लुईस बेस है तो आपको पता होगा कि इसने डोनेट किया है। तो आपको खाली अभी थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, चीजों को लिखते जाओ, ताकि हम इसका इन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का अच्छे से यूज कर पाए, आगे जाके कुछ हमें दिक्कत ना आए। ठीक है भाई। उसके बाद आता है हम, चलो पहले हम एवरेज फॉर्मल चार्ज की बात कर लेते हैं, मगर उससे पहले हम एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन ही देखेंगे हम। मैं रेजोनेंस की कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं रेजोनेंस पढ़ा ही नहीं रहा, मैं पहले ही कह रहा हूं रेजोनेंस तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, मेरी कोई औकात ही नहीं है कि मैं रेजोनेंस पढ़ाऊं, क्योंकि मैं अगर 2 लाइन रेजोनेंस के बारे में बताऊंगा तो 200 लाइन वो बताएंगे। तो इसका मतलब है रेजोनेंस का असली महत्व, रेजोनेंस का असली मतलब तुम्हें ऑर्गेनिक में समझ आता है। हम रेजोनेंस के नाम पे कुछ मान के चलो, हम रेजोनेंस के नाम पे सिर्फ इतना जानते हैं कि रेजोनेंस का मतलब होता है डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम अपनी जगह पे रहे और इलेक्ट्रॉन अगर ठुमके लगाए बेटा तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस। वापस सुनो क्या बोला मैंने, एटम अपनी जगह पे रहे और इलेक्ट्रॉन ठुमके लगाएं यानी कि डांस करें तो उसे कहा जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत बड़ी टर्म है। रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है, कितने टाइप के रेजोनेंस होते हैं, बहुत कुछ रेजोनेंस के बारे में जानना होता है। मगर आप जाकर देखोगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस दिखाया हुआ है, हम उसी की बात करने वाले हैं। जैसे कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस मैं बता देता हूं, कार्बोनेट आयन अभी आगे जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी, पहले हम कार्बोनेट आयन बना लेते हैं। कार्बोनेट आयन मैंने बनाया ऐसा वाला, इस तरह से मैंने कार्बोनेट आयन बना लिया, एक CO3 - ये क्या बन गया हमारा? कार्बोनेट आयन। क्या बना बेटा? ये कार्बोनेट आयन बन गया। कार्बोनेट के साथ साथ ओजोन का भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो वो भी अपन देख लेंगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया। क्लियर भाई? अब अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा देखो,
अगली स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, है ना। ये क्या करता है, ये पाई बॉन्ड जो होते हैं ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है इसमें एक, ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं मूव करते, सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव नहीं करते, पाई वाले इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये वाला पाई दिख रहा है आपको, ये वाला, अब ये पाई के अंदर बैठे हुए दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो मूव कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधी बात है, ये पाई बॉन्ड अभी यहां है, मगर आपको देखने को ऐसे मिलेगा कि हो सकता है ये पाई बॉन्ड आपको इस तरह से भी बना सकते हो आप, ऐसे यहां पे ये आ गया। देखो मैं सिर्फ थोप रहा हूं चीजें, मुझे खुद पता है, क्योंकि जिसको रेजोनेंस नहीं आता मैं उसे नहीं सिखा सकता बेटा। रेजोनेंस का मतलब है 2 लेक्चर, वो अपने पास नहीं है, ऑर्गेनिक में पता चलेगा, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ लेना। ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया। अगली वाली स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। कहां घूम सकता है ये पाई बॉन्ड के पास, घूमने के लिए जगह कितनी है मुझे बताओ, इस पाई बॉन्ड के पास घूमने के लिए जगह कितनी है। ये पाई बॉन्ड इसके बीच में हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, यानी कि इसके पास घूमने के लिए जगह कितनी है बेटा, 3 जगह है क्या, 3 ऐसी जगह हैं जहां पे ये घूम सकता है। ये रहा कार्बन, ये रहा अगेन ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन सिंगल, और इस बार यहां पे डबल हो गया, ये लो, ये आ गया यहां पे, इस तरह से बन गया। तो आप क्या देख रहे हो, माइनस चार्ज भी घूम रहा है, कुल मिला के घूम क्या रहा है, ये माइनस चार्ज घूम रहे हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब जो कुछ चल रहा है वो इस पाई के और माइनस के बीच में चल रहा है, जो कुछ चल रहा है वो माइनस और पाई के बीच में चल रहा है। यहां जो रेजोनेंस है आप आगे जाके पढ़ोगे कि ये इस रेजोनेंस का नाम होगा पाई सिंगल नेगेटिव, है ना। नेगेटिव सिंगल पाई अगर, है ना, इस तरह से कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं तो वो रेजोनेंस कर सकते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ सकते हैं तो वो रेजोनेंस कर सकते हैं। ये सब बातें मैं अभी नहीं करना चाहता, आप खाली सिर्फ ये चीज देख लीजिए। मुझे रेजोनेंस नहीं पढ़ाना है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे रेजोनेंस नहीं पढ़ाना है। आप रेजोनेंस के बारे में जब इस टॉपिक को स्किप कर दीजिए, ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। बिकॉज मेरे पास 2 लेक्चर 3 लेक्चर नहीं है कि मैं रेजोनेंस पढ़ाऊं आपको बैठ के, क्या ना, बहुत बड़ी टर्म है, तो मैं आपको रेजोनेंस की फील नहीं दिलवा सकता, चाह के भी नहीं दिलवा सकता, ठीक है बेटा। तो यहां आ गया पाई सिग्मा लोन पेयर कह सकते हो, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसका एक हाइब्रिड बनेगा। अब मान लो कि ये जो पाई बॉन्ड है ये अकेला एक जगह पे नहीं घूम रहा है, तो ये पाई बॉन्ड कितनों में बंटा हुआ है, सोचो इस पाई बॉन्ड को कितनों में बटा हुआ मानोगे, एक जगह बटा हुआ है, 3 जगह बटा हुआ 3, तो इसका मतलब है ये एक बॉन्ड जो है हमने इसको भले ही इस तरह से रिप्रेजेंट किया है मगर एक हाइब्रिड बनता है बेटा। क्या बनता है, एक हाइब्रिड। हाइब्रिड हमें यह बताता है कि ये जो पाई बॉन्ड था, ये जो पाई बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड तीनों के बीच में घूम रहा है। तो पहले तो ये कंप्लीट बॉन्ड तो आप बना लो, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सबके बीच में है ही, फिर एक जो चौथा बॉन्ड है, फोर्थ बॉन्ड, वो तीनों के बीच में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है तीनों के बीच में डिवाइड हो गया, तो हम हर जगह पे उसे थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं ऐसे, और साथ में 2 माइनस को बाहर इस तरह से डब्बे में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई इस पूरी स्ट्रक्चर में -2 चार्ज एक्स्ट्रा है और एक पाई बॉन्ड जो है वो तीनों के बीच में बटा हुआ है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहां पे कार्बन ऑक्सीजन जो है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, मेरे को बताना है। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड हुआ, सोच के बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड हुआ। तो तुम सबको दिख रहा है, एक बार में एक का ही देखेंगे, राइट, एक बार में एक का ही देखेंगे, 1 2 3। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड हुआ, जरा सोचो। क्या एक बॉन्ड हुआ, सर एक तो पूरा पूरा सब जगह ही दिख रहा है, एक यहां पे भी है, एक यहां पे भी, एक यहां पे भी है, लेकिन ये जो डैश 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 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है। तो सर ये एक था, बोले हाँ एक था, कितनों में बट गया, बोले सर 3 में बट गया, यानी कि 1 + 1/3 तो है। अरे भाई एक पूरा है और उसके बाद 1/3 और ऐड हो गया इसमें, तो अब एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में टोटल बॉन्ड कितना आया, एक तो है और एक 1/3 है, एक तो है और एक 1/3 है। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.33। अरे 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.33 होती है कि नहीं होती, होती है, 0.33 होती है।
तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.33, थोड़ा सोचो 1 प्लस 0.33 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.33 कितना हो जाएगा? 1.33। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1.33। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। तो एक कार्बन के बीच में हमारे पास एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर आया, इसे हम बोलते हैं एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं हम इसे बेटा? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर मतलब एवरेज क्यों बोला जरा आपने? तो एवरेज बोलना पड़ेगा क्योंकि एक ऐसी चीज है जो तीनों में बट रही है, एक ऐसी चीज है जो हमें तीनों में बट रही है, तो हमें एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। सर हम इतना मुश्किल तरीके से निकाल पाएंगे क्या एवरेज बॉन्ड ऑर्डर? हम आसान तरीके से नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं आसान तरीके से, हमें इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो मैंने अंदर घुस के पूरा बता दिया कि देख भाई 1 प्लस 0.33 साफ दिख रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको तो इस वाले स्ट्रक्चर से भी अगर निकालना है एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, किसी से भी निकालो, तो हमें क्या करना है? टोटल बॉन्ड काउंट करने हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड है। और वो 4 बॉन्ड कितने पेयर्स के बीच में बटे हुए हैं? तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, वो भी 1.33 ही होगा। देख ले, या तो मैं इसको 4/3 करके भी 1.33 कर सकता हूं, यानी कि मेरे को टोटल बॉन्ड लिखने, उसके बाद वो कितने पेयर्स में बटे हुए हैं। अब यहां पे कुल मिला के आप किसी भी स्ट्रक्चर को उठा के देख लो, सबके अंदर 4 बॉन्ड है और 4 बॉन्ड की कहानी 3 पेयर्स के बीच में चल रही है। 4 बॉन्ड जो हैं वो 3 पेयर्स के बीच में बटे हुए हैं। क्या बोला मैंने? 4 बॉन्ड कहां बटे हुए हैं? 3 पेयर्स के बीच में बटे हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 4 बॉन्ड डिवाइड बाई 3, हर एक के हिस्से कितना आ रहा है? आ जाएगा 4/3 करेंगे तो हर एक के हिस्से का आ जाएगा ना बेटा। तो मैंने 4/3 कर दिया डायरेक्ट, और मैंने यहां पे डिटेल में भी समझा दिया तुमको कि तुम ऐसे ना करके इसको उठा के देख लो। तो इसके हिस्से एक तो पूरा है और इसको ये इसके हिस्से वाला 0.33 और मिल गया, तो 1.33 हो गया। अब आप चाहे वैसे निकाल लो, वो आसान तरीका है हालांकि, क्योंकि हाइब्रिड बना के सोचना और वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती, तो ये आसान तरीका है। टोटल बॉन्ड डिवाइड बाई वो कितने पेयर्स में बट रहे हैं, हर एक के पास अपना हिस्सा आ जाएगा। ये आ गया। क्लियर बेटा? उसके बाद एक और टर्म आती है एवरेज फॉर्मल चार्ज। अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मल चार्ज निकाला, अभी तक हमने सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकाला। जहां कहीं पे भी रेजोनेंस चलता है ना बेटा, एक टर्म जो रेजोनेंस जो है ना, रेजोनेंस, जहां कहीं पे भी रेजोनेंस वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं है, डांस चल रहा है। अब जब डांस चल रहा है तो माइनस चार्ज भी बढ़ रहा होगा सब में। जिस तरह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 3 में बट गए, वैसे और जगह भी बट रहे होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वैसे और जगह भी बट रहे होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जहां पे चीज एक से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर हो रही है, वहां पे ही तो टर्म एवरेज आएगा। जहां पे हो ही नहीं रहा था वहां टर्म एवरेज क्यों आएगा? सोच के देखो जरा। एवरेज टर्म हमने क्यों लिया? हमने यहां पे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाला क्योंकि हमें पता है कि यहां पर बॉन्ड भी नाच रहा है। फिर हम यहां पे एक टर्म और लेके आएंगे, एवरेज फॉर्मल चार्ज। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज तुमको -2 दिख रहा है, ये भी तो नाच रहा है। ये -2 इस पे था, अब ये इन 2 पे आ गया, अब ये इन 2 पे आ गया। इसका मतलब है -2 भी भैया, -2 भी घूम रहा है। आपको जो ये टोटल चार्ज दिख रहा है -2, वो भी घूम रहा है। इसका मतलब एक नई टर्म यहां पे आई, फॉर्मल चार्ज ठीक है, अब एक नई टर्म आई दैट इज नॉन एज एवरेज फॉर्मल चार्ज। जिस तरह से यहां एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आया, उसी तरह से एक और टर्म निकल के आई, एवरेज फॉर्मल चार्ज। क्या निकल के आया? एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो बताओ टोटल कितना है? -2। कितनों में बट गया? -2/3। ठीक है भाई, टोटल चार्ज देख लो, दिख रहा है साफ साफ, 1 -2 -2। क्लियर है? -2 हो गया। उसके बाद डिवाइड बाई 3 कर दो, क्योंकि ये -2 3 पेयर के बीच में शेयर हो रहा है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हमारे पास 3 जगह पे ये माइनस चार्ज घूम रहा है। तो हम
2 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, वो हमारा एवरेज फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब ये तो हुई नियम की बातें, अब चलते हैं एमडीजे की तरफ। ये तो हुई नियम की बातें, अब चलते हैं हम एमडीजे की तरफ। अब इनको बोलते हैं बेटा ऑक्सो एनायंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सो एनायंस। ऑक्सो एनायन कौन होते हैं? जो ऑक्सी एसिड के एनायंस होते हैं। ठीक है, जैसे खूब सारे ऑक्सी एसिड होते हैं। ऑक्सी एसिड का मतलब होता है H2SO4, H2SO3, H3PO4, H3PO3, H2CO4, HNO2, HNO3, है ना, H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड का एनायन है, ये कार्बोनेट आयन। तो वो ऑक्सी एसिड है, उसका एनायन है ऑक्सो एनायन। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सो एनायन। यानी कि मैंने अभी जितने बोले उन सबके ऑक्सो एनायंस भी होंगे। H2SO4 का ऑक्सो एनायन SO4 सल्फेट आयन। H2SO3 का ऑक्सो एनायन SO3 सल्फाइट आयन। NO2 NO3 HClO4 पर क्लोरिक एसिड क्लोरेट आयन ClO4। यानी मैं अब ढेर सारे ऑक्सो एनायंस लिखने वाला हूं, और उन ऑक्सो एनायंस को एमडीजे की मदद से उन सब का ये वाला हम काम करने वाले। सबकी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, सबका रेजोनेंस नहीं दिखाएंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे हम ऐसा। हम दो चीज निकालेंगे जो कि मेन एग्जाम में आ सकती है। वो अपने इनऑर्गेनिक में क्या करता है बेटा? इनऑर्गेनिक में इसके लिए क्या पूछा जाता है? इसका रेजोनेंस नहीं पूछा जाता, इसका रेजोनेंस की वजह से इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है विच इज 1.33, और उसका एवरेज फॉर्मल चार्ज पूछा जाता है विच इज -2/3। सो हमेशा ध्यान रखना, मैंने ये चीज किन दो चीजों के लिए पढ़ाई है? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर के लिए पढ़ाई है और एवरेज फॉर्मल चार्ज के लिए पढ़ाई है। मैंने रेजोनेंस सिखाने के लिए ये कतई नहीं पढ़ाया, साफ बात है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस मैं सिखाऊंगा ही नहीं। रेजोनेंस कौन सिखाएगा? ऑर्गेनिक वाले सर सिखाएंगे। और जब वो सीख जाओगे तो तुम्हें अपने आप ये वैसे ही मजाक लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, वो एक था जो बकवास कर रहा था, बहती हवा सा था, वो चला गया, है ना। तो ये एवरेज फॉर्मल चार्ज सिखाना है मुझे, और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। और ये एवरेज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वहां पर वो नेगेटिव चार्ज, वो पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, यानी कि रेजोनेंस कर रहे हैं। तो हम दोनों टर्म के लिए एक एवरेज वर्ड यूज करेंगे, और हमारे पास ऐसी चीज निकल के आएगी कि एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड एवरेज XO बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सो एनायंस। ऐसा हम खूब सारा काम करने वाले हैं। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, मगर इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। अब वो क्यों आते हैं भगवान जाने, मगर ये चीज यहां से पूछी जाती है। तो देखो, हेडिंग लगाओ और दो फॉर्मूले लिखो। दो फॉर्मूले लिख के फिर भूल जाओ फॉर्मूलों को, क्योंकि आगे जाके तो एमडीजे सिखा रहा हूं मैं। तो अभी के लिए फॉर्मूला लिखो और फिर भूल जाओ। तो इसको नोट करो फटाफट, क्योंकि फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। एवरेज फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, क्योंकि हम ये एवरेज फॉर्मल चार्ज किस पे निकाल रहे हैं? ऑक्सो एनायन में, यानी कि ऑन ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन एटम हमारे पास यहां पे सारे सराउंडिंग एटम कौन से होंगे? ऑक्सीजन होंगे। जितने भी हैं इनमें ऑक्सो एनायंस में सारे सराउंडिंग एटम्स क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। हमेशा ऑक्सो एनायन में ये ऑक्सो एनायन, आप सल्फेट देख लो, आप नाइट्रेट देख लो, आप नाइट्राइट देख लो, आप SO3 देख लो, ClO4 देख लो, ClO3 देख लो, आप कोई सा भी देख लो उठा के, सबके टर्मिनल एटम्स ऑक्सीजन होंगे। यानी कि वो जिस तरह से कार्बोनेट के कार्बन बीच में और ऑक्सीजन तीनों तरफ है, उसी तरह से यहां पे सब जगह ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन ही होंगे साइड में। तो हम ये काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन हम देख लेंगे स्ट्रक्चर में माइनस कितना है, जिस तरह से कार्बोनेट में माइनस कितना था 2। सर अभी पता चलेगा कि माइनस कैसे आता है, रुक जाओ अभी पता चल जाएगा। अभी ये तो फॉर्मूला है, इसको लिखो, दिल पे मत लो। दिल पे क्या लेना है? एमडीजे, वो भी अभी आएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वेयर नेगेटिव चार्ज कैन बी प्लेस्ड, यानी कि उस स्ट्रक्चर में ऐसी जगह ढूंढनी है। टोटल ऑक्सीजन एटम पे माइनस चार्ज कितना है? -2 लिख दिया हमने। फिर डिवाइड बाई क्या करना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वेयर दिस चार्ज कैन बी प्लेस्ड, यानी कि ऐसे हो सकता हो, आगे जाके आप सीखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस।
कि सब जगह बराबर नहीं चलता, कोई एक पेयर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होता रेजोनेंस की, तो वो बाहर हो जाता है, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए फॉर्मूला में लिखना एकदम सही है। फॉर्मूला में हमेशा बात वही लिखो जो दोनों के लिए वैलिड हो, जो सब में चल रहा है उसके लिए भी, और अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसके लिए भी वो फॉर्मूला जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या लिख दिया कि माइनस, टोटल माइनस गिन लो और फिर ऐसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो जहां पर ये -2 जा सकता है। तो क्योंकि मैं तो अभी सारे एग्जाम्पल वही कराऊंगा जिसमें सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने 1, 2 और 3 लिख दिया। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जितने ऑक्सीजन है उसको डिवाइड बाई कर दो, मगर फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सी ऐसी जगह होती है, जैसे बाई कार्बोनेट आयन होता है बेटा, बाई कार्बोनेट आयन में लफड़ा होता है। बाई कार्बोनेट आयन में एक पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। अब मैं वो सब चीजें अभी नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाली बातें आ जाती हैं। हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस की ही बात करें, मगर ये फॉर्मूला नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट दोनों के लिए वैलिड है। क्योंकि हमने नीचे शातिर दिमाग से गेम खेल लिया कि हमने कहा कि उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन से ही डिवाइड करेंगे जहां पे वो नेगेटिव चार्ज प्लेस हो सकता है, यानी कि वो पार्टिसिपेट करना चाहिए वो वाला पेयर। नहीं करेगा हम हटा देंगे। उसके बाद आता है एवरेज एक्सओ बॉन्ड ऑर्डर। हमने एवरेज एक्सओ बॉन्ड ऑर्डर निकाला। टोटल नंबर ऑफ एक्सओ बॉन्ड हमने कार्बोनेट में देखा कि वो टोटल 4 थे, 1 2 3 4, हमने यहां 4 लिख दिया था ऊपर। फिर हमने दिया नंबर ऑफ एक्सओ पेयर्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब वही बात सेम, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम पॉइंट हो गया कि इनमें से उतने पेयर को ही काउंट करेंगे। जैसे ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर। अगर ये तीनों पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम 4/3 लिख देंगे। माना इसमें से कोई एक पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता तो हम 4/2 ही लिखते। अगर कोई नहीं करता तो वो नॉन इक्विवेलेंट केस होता है बेटा। वो कौन सा होता है? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस केस होता है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि एक पेयर रेजोनेंस की कैटेगरी में नहीं आता, वो कहता मेरे पे मत लाओ, तो हम रेजोनेंस वहां घुमाते ही नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन को वहां घुमाते ही नहीं, हम 2 के बीच में ही करवा देंगे, उसको फ्री छोड़ देंगे। तो उस केस में आएगा क्या? उस केस में आएगा 4/2 आ जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, वो आपको ऑर्गेनिक वाले सर अच्छे से बताएंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी वहां पे लाके। तो हमारे पास मैंने जितने एग्जाम्पल लेने हैं, हमारा काम जितनों में होगा वो सब के सब इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाले हैं, यानी कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें दिमाग ही नहीं लगाना। फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है। फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए ना बेटा। आज मैं सिर्फ इक्विवेलेंट लिखवा दूं और ये वाला फॉर्मूला नॉन इक्विवेलेंट के लिए नहीं लगे, तो फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, वो तो दोनों के लिए वैलिड होना चाहिए, किसी के भी लिए हो। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट भी बोल सकता था, जो कि मैं अब आगे जाके करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इक्विवेलेंट एग्जांपल करवा रहा हूं सारे, और वही आते हैं। तो हम अब सीधा चलते हैं एमडीजे की तरफ। बोले बहुत हो गया फॉर्मूला वॉर्मूला, तुम्हें अभी तक मुझे पता है कोई भी चीज समझ नहीं आई, जब सवाल होना स्टार्ट होते हैं तभी समझ आता है। तो आ जाओ, एमडीजे काम तो यही करेगा बेटा। और एमडीजे ये कहता है कि हमने अभी तक ये देखा कि जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है या जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और भी एक तरीके से हो सकता है, इस तरह से भी, या ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है तो ये भी 2 तरीके से हो सकता है, एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल, ऐसा भी हो सकता है। इनके कुछ फॉर्मल चार्ज होते हैं। अब आपको देखना है ओजोन वाला मॉलिक्यूल खोलो। मैंने जो फॉर्मल चार्ज निकाला है ना, ओजोन, ओजोन का फॉर्मल चार्ज खोलो। ओजोन लिखा हुआ है आपके में, ओजोन निकालो, ओजोन निकालो फटाफट, ओजोन निकालो। निकाला सबने ओजोन? ऐसा दिख रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है? यहां पे हमने फॉर्मल चार्ज +1 लिखा हुआ है, यहां पे -1 लिखा है और यहां 0 लिखा है। देख लो सब, ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लो, ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लो। मुझे सिखाना क्या है कि दुनिया में जब जब भी ऑक्सीजन महज सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, दुनिया में जब जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें तीनों तरह के ऑक्सीजन है, तो दुनिया में जब जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा उस पर -1 चार्ज फॉर्मल चार्ज होगा। ये देख, अब तू कहीं पे भी ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्डेड देख ले, उस पर -1 लगेगा। कहीं पे भी ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्डेड देख ले, -1 लगेगा। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, -1 फॉर्मल चार्ज, दैट्स इट।
समझ आया? एमडीजे की फील अभी आएगी, उसके अभी शुरू थोड़ी हुआ है, अभी तो जादू, अभी तो चल रहा है माहौल, अभी माहौल बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन को अगर डबल बॉन्डेड देखोगे, जो कि ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ एक दूसरी तरफ एक, वो भी डबल बॉन्डेड है, या दोनों तरफ डबल, तो जैसे यहां पे इस ऑक्सीजन को देखो, दोनों तरफ डबल हो गए क्या? कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है? 0। यूं मान के चले वो हमेशा 0 होगा। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गया तो उस पर फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गया तो उस पर फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। और उसके बाद अगर ऑक्सीजन, जो कि रेयरली दिखता है, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड आपको बहुत कम दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे +1 अच्छा नहीं लगता। तो आप देखना कि बहुत रेयर मॉलिक्यूल होते हैं जहां मजबूरी फंस जाती है ऑक्सीजन की, वहां पे ऑक्सीजन प्लस चार्ज दिखाता है। इसीलिए ऑक्सीजन की जो 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है वो बहुत रेयर होती है, बिकॉज ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। 3.5 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आप उसे कह रहे हो कि भाई तू +1 खा ले, अरे यार जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, सोच सकते हो वो कितना दुखी होगा। इसीलिए ऑक्सीजन रेयरली देखने को मिलेगा, लेकिन हां जहां पर भी दिखेगा ट्रिपल बॉन्डेड वहां पर +1 चार्ज आएगा। अब देखो यहां पे 2 इधर है, 1 इधर है, +1 आ गया, हो गया ये ट्रिपल बॉन्डेड। ये देखो 2 इधर बॉन्ड है, 1 इधर बॉन्ड है। क्या ये सेंट्रल ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है? हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ऑक्सीजन पे +1 लिखा था, बिकॉज वो भी ट्रिपल बॉन्डेड है। वो भी क्या है बेटा? ट्रिपल बॉन्डेड है। अब आपको मेरे लिए सिर्फ ये 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। ये रख लोगे क्या? क्या ये 3 चीजें ध्यान में रख लो? अब हमारे पास देखो, मैं कोई स्ट्रक्चर बनाना अभी सिखा नहीं रहा हूं, मगर मैं ऑक्सो एनायन की स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। ये समझ आया? अब क्या करना है आपको कि माना कि आपको कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर बनानी है। आपको ऐसे दे दिया कि कार्बोनेट आयन बनाओ। क्या दे दिया आपको? कार्बोनेट आयन। आपने देखा यार कार्बन है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सकते हो? आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? आपके दिमाग में जो चीज आएगी वो यही आएगी ना कि कार्बन बीच में होगा, बिल्कुल सही बात है। 3 ऑक्सीजन होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो तुमने CO3 तक तो बना दिया कि यार कार्बन बीच में होगा, 3 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, इतना तो बन समझ आ रहा है। लेकिन अब एमडीजे कहता है कि माइनस वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है। एमडीजे क्या कहता है बेटा? माइनस वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है। और इस स्ट्रक्चर में कितने माइनस हैं? 2। ध्यान से सुन ले, इस स्ट्रक्चर में कितने माइनस हैं? 2। यानी कि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसमें, और वो भी 2 हैं, जिनको बोलो उस पर माइनस लगा देना। जितने माइनस उतना सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब बाकी, तो बाकी पे कुछ नहीं आ रहा है, तो बाकी फिर 0 ही होगा ना, और 0 का मतलब है वो डबल बॉन्डेड ही होगा। 0 का मतलब है वो डबल बॉन्डेड ही होगा। बना ली, कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर बन गई। जिसके समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कह रहा हूं बेटा आजा सल्फेट बनाते हैं, या बेटा PO4 3- बनाते हैं, फॉस्फेट बना के दिखा। फॉस्फोरस है फॉस्फोरस, बीच में लगा ले, लगा लिया। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन इधर लगा ले, लगा दिए। माइनस कितनों पे है? 3 पर, यानी कि 3 ऐसे ऑक्सीजन है जो सिंगल बॉन्डेड है, कर दे सिंगल बॉन्डेड, और माइनस भी लगा ले, बचा हुआ डबल कर दे। अनिया, यानी कि ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एनायन की स्ट्रक्चर विदाउट एनी, कोई बहुत बड़ी थियरी नहीं बताई मैंने, है ना, लेकिन किसी बड़ी थियरी के बिना मैं आपको ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एनायन दोनों की स्ट्रक्चर बता सकता हूं। अब आप बोलोगे कि क्या PO4 3- की स्ट्रक्चर है वही H3PO4 की स्ट्रक्चर है? तो यस। कैसे? यहां से माइनस हटा हाइड्रोजन लगा, माइनस हटा हाइड्रोजन लगा, माइनस हटा हाइड्रोजन लगा, ये बन गया H3PO4। यहां से माइनस हटा हाइड्रोजन जोड़, माइनस हटा हाइड्रोजन जोड़, ये बन गया H2CO3। अरे वो H+ निकला है तभी तो एक्स्ट्रा माइनस दिख रहा है तुमको। यहां से हाइड्रोजन भागा था, लात मारी थी उसको, प्लस की फॉर्म में भागा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन भी यहीं छोड़ के गया, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तुमको यहां दिख रहा है। तो इसका मतलब है तुमने सिर्फ ऑक्सो एनायन नहीं, ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बनाना भी सीख ली साथ के साथ। तुम्हें अगर सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर आती है तो तुमको H2SO4 की भी आती है फिर।
शेप कैसे पता लगा? राइट, बहुत अच्छा सवाल पूछा। शेप अभी मैं नहीं बोलूंगा, तेरे को जैसे जोड़ना है जोड़ दे, क्योंकि शेप का नाम मैं अगर अभी बोल दूं कि दिस इज टेट्राहेड्रल, तो वो थोड़ा मेरे लिए गलत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि अभी तू स्ट्रक्चर बना सकता है, बना ले, ये बाद में पता चलेगा कि ये टेट्राहेड्रल क्यों है ना, और ये ट्राइगोनल प्लेनर क्यों है। तो अभी इतना थोड़ा सा रहम करो मेरे पे, जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बना लो, या तुम गलत भी बनाओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं उसे, है ना, तू ऐसे बना ले भाई, ऐसे बना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, मगर मैं चाहता हूं कि क्यों ना सही बनाई जाए। आगे जाके ये ऐसा नहीं होगा, हमें पता है कि वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, तो अभी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के हिसाब से तो काम सही हो जाएगा, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या बॉन्ड के अरेंजमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे भी बना सकता है तू अभी के लिए। मगर नाम अभी मैं नहीं बोल रहा कि दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज टेट्राहेड्रल, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आराम से तू बॉन्ड कितने हैं और माइनस चार्ज कहां प्लेस करना है ये तुझे पता चल जाएगा, वही स्ट्रक्चर है। अब किस किस को समझ में आया तो मुझे बताओ, जिस जिसको समझ में आ गया, जिस जिसको समझ में आ गया वो अभी के अभी यहां पे मेरे सामने NO2 माइनस बनाओ फटाफट, फिर उसके बाद आप बनाओगे SO4 2 माइनस बनाओ फटाफट, उसके बाद आप बनाओगे SO3 2 माइनस बनाओ फटाफट। ठीक है, वो पहला था, ये दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा ना, वो पहले दूसरे हैं, ये 1 है, ये सेकंड है, 6 नंबर पे ClO4 माइनस बनाओ जरा, नाम लिखना है तो लिख देना, नाइट्राइट लिख देता हूं मैं, नाइट्राइट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, परक्लोरेट आयन, एक कह रहा है 1 मोर एग्जाम्पल प्लीज, बेटा मैंने तो इतने करवा दिए। अब नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कितने हैं? 2 हैं। अब मैं नहीं ध्यान दे रहा शेप पे, परेशान हो जाते हो। एक माइनस है, यानी कि एक सिंगल है दूसरा डबल है, हो गया। अरे भाई 2 ऑक्सीजन है, एक पे माइनस है, तो एक सिंगल है एक डबल हो गया। सल्फेट है, ठीक है ना, ठीक है, ये ले, मैं यहां पे ऑक्सीजन ऐसे बना लेता हूं, अब खुश रहेगा, मैं नहीं बना रहा सही वाली स्ट्रक्चर, बस खुश, ठीक है। ये 2 माइनस, नाराज हो जाते हैं बच्चे, हाँ 2 माइनस है, यानी कि यहां पे किसी पे भी 2 माइनस करके सिंगल करके बाकी 2 को डबल कर ले, बन गया। अब जहां है वहां H लगा दे, OH बॉन्ड बना लेना, OH लिख देना, वो H2SO4 हो जाएगा, ये सल्फेट हो गया। ये सल्फाइट है, तो ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, माइनस कितनों पे? 2 पे, तो एक डबल कर ले, 2 सिंगल कर ले, जिसको सिंगल बना रहा है उस पर माइनस जरूर लगाना, बन गया बेटा, सल्फाइट आए। हो गया। पर क्लोरेट है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन कितने हैं? बोले 4 है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4। अच्छा चलो मैं ऐसे नहीं बनाता, बस नाराज हो मैं बच्चे, है ना, ऐसे बना लेते हैं, चलो खुश रहो करो, खुश रहा करो। कह रहे अभी तो हम नहीं पता है तो गलत ही बनाएंगे, गलत बनाओ बेटा, बस क्या फर्क पड़ता है, मेरे को अभी जो चीज सिखानी वो गलत नहीं है ना। माइनस, एक माइनस है सिर्फ, कोई सा भी एक माइनस ले ले बेटा, बाकी सब पे डबल डबल कर ले, ये ले, खुश। अब ठीक है लल्ला, अब ठीक है। अब अगर मैं इनके बारे में पूछूं कि बता तू, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, यहां लिख दे यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, बताओ, बता सकते हो सबका? कितना? -1। मैंने कहा मैं सारे एग्जाम्पल कौन से करवा रहा हूं? जो इक्विवेलेंट है। ये एक माइनस कितनों पे घूमेगा? 2 ऑक्सीजन पे, -1/2 कर दे। ये 2 माइनस कितनों पे घूमेंगे? 4 ऑक्सीजन पे। ये 2 माइनस कितनों पे घूमेंगे? 3 पे। ये 1 माइनस कितनों पे घूमेगा? 4 पे।
ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सो एनायन में नहीं आता। वो सिर्फ एक बता, अब इतने इतने बेहुदा सवाल पूछते हैं ना सीरियसली कि ट्रिपल बॉन्ड का बता दो यार। अरे बता तो दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। ऑक्सी एसिड में नहीं आता ट्रिपल बॉन्ड, तो कहां से लाऊं, है ना। इसे वो छूट गया, उसकी तकलीफ है। अरे नहीं आता भाई, सिंगल डबल से तेरा काम हो रहा है ना, कर ले यार। बिल्कुल गधे टाइप सवाल तो मत पूछा कर। सेंट्रल एटम कैसे पता करें, एक कह रहा है बेक, कॉमन सेंस होती, दो तीन कॉमन सेंस लगाने पड़ते हैं सेंट्रल एटम। पहली चीज, सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। दूसरी चीज, सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी साइज थोड़ी सी लार्ज होती है। तीसरी चीज, सेंट्रल एटम वो होता है जो नंबर में कम होता है। इन तीनों कॉमन सेंस को अगर दिमाग में फिट करेगा तो सेंट्रल एटम पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इन तीनों चीजों को मिला जुला के एक चीज निकाली जाती है, और इनके अंदर सेंट्रल एटम तो साफ साफ पता चलता है, जो नंबर में कम होता है उसे लगा ले यार। बस कहते ना कि मतलब एक होता है ना कि मिस्त्री बन रहे हो, मिस्त्री बन रहे हो तो एक बार बता देगा कोई कि ऐसा है कि ये वाला इसे इसे जो है वो इसे पेचकस कहते हैं, इसे ये कहते हैं, प्लायर कहते हैं, ये कहते हैं, कुछ भी बोल देगा या पाने वाने के नाम बता देगा। उसके बाद तो वो सीधा बोलेगा पाना लेके आ, वो वाला पाना लेके आ, रिंग पाना लेके आ। तो कैसे लाओगे थे, तो चीजें धीरे धीरे सीखना यार। इतना बेसिक से कोई नहीं सिखाता मेरे भाई, है ना, कि सेंट्रल एटम निकालना सिखा रहा है। वो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस, कि सेंट्रल एटम कौन सा है, प्रैक्टिस होती है भाई। तीन चीजों से मैंने बोल रहा, तीन चीजों से बता रहा हूं मैं तेरे को। क्या कि पहली चीज साइज बड़ी होनी चाहिए, ईएन कम होनी चाहिए, और नंबर में कम होगा वही सेंट्रल होगा यार। ठीक है। अब अगर कंपाउंड डाइमर है, पॉलीमर है, तो वो एक अलग बात है। अभी एक सेंटर की बात कर रहे हैं हम, एक सेंटर है इसमें, इन सब में एक सेंटर है। मोनोसेंट्रिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं बेटा। अभी पहले दिन सारा नहीं खाते। और फिर मैं साफ साफ कहता हूं, तुम्हारे दिमाग में ऐसे डाउट आते हैं या तुम ऐसे डाउट टीचर से पूछते हो तो अभी वक्त लगेगा तुम्हारे सिलेक्शन में। क्योंकि सबसे पहले चीज होती है किसी भी एग्जाम को फाइट करने की, वो होती है उस एग्जाम के लिए लेवल पे लाना अपनी मैच्योरिटी को, है ना। आप कभी भी ये चीज नोट करना कि मैच्योरिटी लेवल पहले वहां तक आना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई मैटर करती है। आपके अंदर कहते हैं ना, कई बार हम देख के बता देते हैं कि हम इनफैक्ट हम बोलते हैं ऐसा, आप भी बोलते हो, देख के बोल देते हैं इससे थोड़ी होगा। क्यों बोलते हो ऐसा, कि वो ऐसी हरकत कर रहा होता है। तो प्लीज अपना मैच्योरिटी लेवल तो उसका लाओ, नीट के बराबर लाओ। डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम, तो इसलिए पहली चीज है उतना सिंसियरिटी, है ना, कंसिस्टेंसी, मैच्योरिटी, ये फैक्टर है। आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा हंसी मजाक और बचपने में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। किसी भी एग्जाम को फाइट करने से पहले उस एग्जाम के बराबर की मैच्योरिटी लेके आओ, फील करो। कोई गवर्नमेंट एग्जाम का कंपटीशन एग्जाम, ऐसा कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी लगनी है। आज तुम्हारा है कि तुम एमबीबीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो, उसका एग्जाम दे रहे हो, तो उस लेवल की मैच्योरिटी पे आ बेटा। पहले छठी सातवीं वाली चीज छोड़ दे। जब आगे जाएगा, हो सकता हो किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, अपनी नौकरी के लिए कोई एग्जाम दे, गवर्नमेंट नौकरी के लिए कोई एग्जाम दे। अब उस नौकरी के लिए एग्जाम देगा ना, तो पहले दिमाग के अंदर वो सारी चीजें लाना कि तुझे नौकरी की जरूरत क्यों है, तेरे घर की स्थिति क्या है, मुझे नौकरी की कितनी जरूरत है, मैं अपनी प्लानिंग कैसे करूंगा, मुझे उस जॉब को मिलाकर कितनी चीजें मिलेंगी। इतनी सारी बातें जब सोचेगा तो तुम उस मैच्योरिटी लेवल पे आएगा कि यस, अब मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं। तो पहले मैच्योरिटी लेवल लेके आओ उस एग्जाम के लिए, उसके बाद एग्जाम फाइट करो। कैसे लाएंगे, तो इंपॉर्टेंस समझो उस एग्जाम की। आज नीट में सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतनी पता है कि मेडिकल कॉलेज में जाना है। क्यों जा रहे हो, क्या करना है। आधे से ज्यादा डॉक्टर तो बेरोजगार है, क्या तुम उनकी भीड़ में शामिल होना चाहते हो, इसलिए जा रहे हो? नहीं। या शादी हो जाएगी एमबीबीएस है, इसलिए जा रहे हो? नहीं। मैच्योरिटी ला, इसलिए जा रहा है ताकि उन बेरोजगार की भीड़ में ना जाए। इसलिए नहीं जा रही हूं कि मैं एमबीबीएस होंगी तो मेरे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे और मुझे कोई अच्छा डॉक्टर उठा के ले जाएगा, हो गया मेरा शादी, इसलिए भी नहीं जा रहा हूं। इसलिए नहीं जा रहा हूं कि वहां जाके मैं सिर्फ कपल बन जाऊंगा, मेडिको कपल। पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, पास्ट को भूल गए, पहले कौन था कौन नहीं था भाड़ में जाए। अब ये है,
क्या ये स्वार्थ नहीं है ना? क्या ये सब चीजें पूरी करने जा रहे हो तुम मेडिकल कॉलेज में? नहीं ना। अगर ये सब सोचोगे तो मैच्योरिटी लेवल नीचे ही रहेगा। और अगर थोड़ा अच्छा सोचोगे कि यार मुझे ये करना है, मुझे इतना बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे कुछ अच्छा करना है अपने लिए, पहले अपने घर वालों के लिए, उसके बाद देश के लिए, अपने घर के लिए, उसके बाद देश के लिए, सब सब कुछ सोचोगे तो अच्छा लगेगा। वरना तो क्या है? वरना कुछ नहीं है। वरना सब गुड़ गोबर एक बराबर है। मैंने कहा ना, डॉक्टर बेरोजगार ज्यादा है आज की तारीख में। कारण कंपटीशन है, बहुत है भाई। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सीट्स बढ़ रही है, सब कुछ है, मगर चलता तो वही है जो अच्छा होता है ना? इसलिए ज्यादा डॉक्टर हैं। एक बच्चा कह रहा है डॉक्टर बेरोजगार नहीं है। नहीं बेटा, डॉक्टरों की हालत आज की तारीख में ओनली एमबीबीएस, सिर्फ एमबीबीएस बैचलर डिग्री करके जो निकलता है, बुरा मत मानना, मगर वो डेंटिस्ट के बराबर की हालत हो चुकी है आज की तारीख में। जिस तरह से बीडीएस करके आप देखते थे ना कि बीडीएस के बाद जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी, कि यार जॉब होगा नहीं होगा, सिक्योर नहीं होता था, उसी तरह से एमबीबीएस में भी अब कंपटीशन बढ़ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बुरे हालात है, मगर कंपटीशन तो बढ़ गया ना। कंपटीशन बढ़ गया है तो बेटा, जब भी कंपटीशन इंक्रीज होता है ना, आपको अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, आपको अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है? कंपटीशन की एक बुरी चीज यही है कि खुद को जिंदा रखने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है। ये कंपटीशन हर फील्ड में, नॉट ओनली एमबीबीएस या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, हर फील्ड में। चलो, तो अब हम बॉन्ड काउंट करके वो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर भी तो निकाला था हमने। टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय सराउंडिंग एटम। टोटल बॉन्ड इज 3 डिवाइड बाय 2। टोटल बॉन्ड इज 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 4। टोटल बॉन्ड इज 1 2 3 4 4 बाई 3। टोटल बॉन्ड इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना? अरे 2 2 4 2 6 और एक साथ 7/4, ये उसका हो गया। हाँ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब मेरे को इतनी अंग्रेजी नहीं आती बेटा। तो इसीलिए किसी एग्जाम को दे रहे हो तो पहले पता करो क्या है वो, मेरा मैच्योरिटी लेवल क्या है। हंसी मजाक नहीं होता बेटा। जिसने हंसी मजाक में कर भी लिया ना क्लियर, उसे एक दिन तो कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन आएगा जब वो लाइफ में सीरियस होगा। एक दिन उसे ठोकर लगेगी और सीरियस होगा। हंसी मजाक में सेलेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे, मगर उसे एक दिन तो सीरियस होना ही पड़ेगा। एक दिन हिसाब लेगी जिंदगी तुम्हारा, याद रखना। तो इनके लिए क्या लिखोगे? -2/3 हो गया बेटा। ये क्या है? एवरेज फॉर्मल चार्ज। और ये क्या हो गया? 1 2 3 4, तो ये 4/3 हो गया। इसी तरह से यहां क्या लिखाओगे? यहां -1/4 हो गया क्या? एवरेज फॉर्मल चार्ज। सॉरी 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 सॉरी, -3/4 क्या हो गया? एवरेज फॉर्मल चार्ज। 1 2 3 है। बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गया एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, और ये हो गया तुम्हारा एवरेज फॉर्मल चार्ज। करेक्ट है बेटा? ठीक है, चलिए। घर पे कर सकते हो, इसका ClO3 माइनस का भी कर लेना। लो, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ठीक है, इसका करके लाना। कर लोगे? पक्का? ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, बहुत है, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। फिर बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। चलो इसको छोड़ के अपन थोड़ा सा पहले जानते हैं कि अब अपन एंट्री करने वाले हैं कहाँ पे? कोवेलेंट बॉन्ड में। कहाँ एंट्री करने वाले हैं बेटा अब हम? कोवेलेंट बॉन्ड में।
अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना चाहेंगे, कुछ कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें मैं बताऊंगा, जैसे मान के चलो कि इसी से जुड़ता एक कोऑर्डिनेट आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट क्या होता है, पहला पॉइंट तो हम ये देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम कोवैलेंसी क्या होता है वो देखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग क्या होता है वो देखेंगे। तो ओवरलैपिंग अभी नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ टर्म क्या होती है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, कोवैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सब चीजें सीखेंगे हम, ये सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे, इससे हमको पूरा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने में आसानी होगी। मैं अभी ओवरलैपिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ओवरलैपिंग क्या होता है उसकी सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा। ओवरलैपिंग की सिर्फ क्या बताऊंगा मैं, डेफिनेशन। तो सर हम ओवरलैपिंग के टाइप और वो सब कहां पढ़ेंगे, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। जब हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कर लेंगे तब हम ओवरलैपिंग की टाइप पढ़ेंगे, कितने तरह की ओवरलैपिंग होती है, कितने तरह के बॉन्ड बनते हैं। अभी कुछ नहीं, अभी क्या सिर्फ ओवरलैपिंग होती क्या है उसकी डेफिनेशन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोवेलेंट, अभी नोट मत करना कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, ये हमेशा याद रखना बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये कौन सा बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग हमारे पास दो तरह की होती है, इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग। अब मान लो दो बॉन्ड, दो एटम के बीच में अगर इस तरह से बॉन्ड बनता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे, मेरी बात समझना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दे और इस तरह से बॉन्ड बने, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वल शेयरिंग। इसे कहा जाता है नॉर्मल कोवेलेंट। इसे क्या कहा जाता है बेटा, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल कोवेलेंट भी लिख सकते हो आप, जिसके आगे कुछ कभी लगेगा नहीं। इस सिंपल कोवेलेंट को मैं अभी सिंपल वर्ड लिख रहा हूं आगे, इसके आगे कभी कुछ नहीं लगेगा, इसे सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बोला जाएगा, क्योंकि उसका तो नाम ही अलग हो जाएगा, तो इसे कोऑर्डिनेट बोल दिया जाएगा, जबकि इसका पूरा नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें से भी क्या खा जाएंगे, ये कोवेलेंट शब्द खा जाएंगे और इसे सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहने देंगे, क्योंकि अब ये कोऑर्डिनेट के नाम से ही अलग हो चुका है, तो वहां पे सिर्फ कोवेलेंट वर्ड यूज हो जाएगा। यहां सिर्फ वर्ड कोवेलेंट यूज हो जाएगा, यहां सिर्फ कोऑर्डिनेट यूज हो जाएगा। मगर सही मायने में बोथ ऑफ दीज बॉन्ड जो है, ये दोनों जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट ही है। क्यों, क्योंकि दोनों शेयरिंग से ही हुए, दोनों बॉन्ड शेयरिंग से ही बने। अब जाहिर सी बात है, शेयरिंग हुई है तो एक जगह इक्वल और एक जगह अनइक्वल हुई है। अब मैं इस टर्म पे आता हूं कि अगर ये शेयरिंग कर रहे हैं तो किसकी शेयरिंग कर रहे हैं, जल्दी बताओ। अगर ये शेयरिंग कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कहां होते हैं, जैसे लाइक शेल हैं, उसके बाद सब शेल हैं, उसके बाद थर्ड लास्ट आता है ऑर्बिटल। क्या आता है बेटा, ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। अब शेयरिंग करने का मतलब क्या हुआ, अब सोचो ना बात को। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाते हैं। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां होगा, किसी डब्बे में होगा। वो इलेक्ट्रॉन किसी एक सिंगल ऑर्बिटल में पड़ा होगा यार। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक ऑर्बिटल की भी तो जरूरत हो गई होगी। ऐसे थोड़ी कि हवा में से ऐसे जेब में से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये मेरी तरफ से नहीं ना, ये अपना ऑर्बिटल ये अपना इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के थ्रू ही लेके गया होगा। ठीक है, उसी तरह से सामने बैठा जो दूसरा एटम आया होगा, जिसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है, जिसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है, वो दूसरा एटम जब आया होगा तो उसने भी अपना एक ऑर्बिटल दिया होगा। भाई वो भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ही लेके आ रहा है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है, तो उसने भी अपना एक ऑर्बिटल दिया होगा। ठीक है, ये अपोजिट स्पिन में आके मिलते हैं। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, हमें भी पता है, हम पहले सीख चुके हैं, क्योंकि यहां पे इनका सब कुछ सेम है मगर स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो जाता है। तो कहते हैं ना कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होते हैं, ऐसा बोलते हैं बेटा। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये अपोजिट स्पिन में आके ही कहीं ना कहीं इससे मर्ज होगा। अब शेयरिंग का मतलब क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के दे देंगे, नहीं।
ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा, ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलके एक कॉमन एरिया डेवलप करेंगे। जैसे मान लो एयर ऑर्बिटल को मैंने ऐसे बना लिया कि ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे का ऑर्बिटल को मैंने ऐसे बना लिया कि ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब क्या करने वाले हैं, ये इस तरह से कॉमन एरिया डेवलप करते हैं, कॉमन एरिया इस तरह से, ये इस तरह से क्या करते हैं, एक कॉमन एरिया डेवलप करते हैं। ये अपना ऑर्बिटल दे रहा है, ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल आपस में इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां फंसा के रखते हैं। तो शेयरिंग में हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ऊपर से देखने पे हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, मगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इज बेसिकली, आप ऑर्बिटल लेवल पे जाके सोचो तो ऑर्बिटल आपस में मर्ज हुए हैं, ऑर्बिटल आपस में क्या हुए बेटा, मर्ज हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं, और उसी ऑर्बिटल की मर्जिंग को कहा जाता है ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है बेटा, उसी ऑर्बिटल की मर्जिंग को क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग। तो अभी आपने क्या क्या समझ आया, अभी आपने एक शब्द उसका तीसरा शब्द तो सीख लिया कि जब शेयरिंग होती है तो ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होते हैं, एक एटम का दूसरा सामने वाले एटम का, वो दो ऑर्बिटल आपस में मर्ज होकर एक कॉमन एरिया डेवलप करते हैं। दिस इज योर कॉमन एरिया। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये आपका कॉमन एरिया बेटा, ये कॉमन एरिया है। ये कॉमन एरिया डेवलप करते हैं और उस कॉमन एरिया में दोनों के इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, उस कॉमन एरिया में दोनों के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन को अगर पार्टिकल मानो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव मानो, जो कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, याद है श्रोडिंगर वर्डिंगर वाला, तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप वेव मानते हो तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्ड यूज किया जाता है। ऐसे नहीं गिना जा सकता उसमें कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। जब भी आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर से पार्टिकल नेचर से सोचते हो तो आप उसे काउंट कर सकते हो, मगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर से जब भी देखते हो तो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो, वहां काउंटिंग नहीं हो सकती। फिर तो हम दो तरीके से इसे बोल सकते हैं। जब आप ऐसे पार्टिकल माने तो बोल दो कि दो इलेक्ट्रॉन यहां बीच में कॉमन एरिया में है, या और एडवांस जाना चाहो, वेव नेचर पे जाना चाहो, तो कॉमन एरिया में इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर कर लिया, एक कॉमन एरिया डेवलप किया, उस कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखी हुई है। ठीक है बेटा, ये समझ आया। अब देखो अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या है, आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। हाँ लिख सकते हो इसे, थोड़ा ठीक चीजें हैं, अच्छे से समझ में आनी है, शॉर्ट नोट टाइप भी हैं, लिख सकते हो। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि एक एटम है ए, और इसने क्या किया कि अपना इधर जो है दो इलेक्ट्रॉन, इसने दो इलेक्ट्रॉन दोनों इसी के हैं, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अभी भी देखो दो के बीच में शेयरिंग हुई है, मगर अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ऐसा नहीं है कि एक तुम दो एक मैं दूं, ये बोलेगा दोनों मैं ही दे देता हूं। ये क्या बोलेगा बेटा, दोनों मैं ही दे देता हूं। जब दोनों मैं ही दे देता हूं बोलेगा तो इसका मतलब है दिए कहां से होंगे, जाहिर सी बात है दिए कहां से होंगे, ऑर्बिटल होगा, उसी से दिए होंगे यार, ऑर्बिटल में पड़े होंगे इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन, और इस भाई साहब के पास खाली डब्बा होगा यार। अरे भाई ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके पास खाली डब्बा होगा, तो इसने ऐसा दिया होगा, ठीक है। अभी भी देखो कायदे से देखा जाए ना तो अभी भी इनका जो रिजल्ट बनेगा ना वो नीचे जैसा ही बनेगा, मगर ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसकी थी सारी की सारी, रिजल्टिंग वही बनने वाला है, रिजल्टिंग वही बनने वाला है। आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, ए सिंगल, अगर आप एरो लगाते हो तो साफ साफ पता चल रहा है इसने दिया है, और अगर आप एरो नहीं लगाते हो तो फिर प्लस और माइनस से पता चलता है कि इसने दिया है और इसने लिया है। ठीक है, ये प्लस और माइनस क्यों आया, क्योंकि कहने को दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, मगर जब बॉन्ड बन जाएगा तो ऐसे ही रहेगा। अरे भाई कहने को इलेक्ट्रॉन दोनों इसके हैं, मगर जब बॉन्ड बनेगा तो एक इसकी तरफ और एक इसकी तरफ ऐसा ही माना जाएगा। अब जब वाकई में देखा जाएगा तो जब दो इसके हैं तो इसने दोनों दिए जरूर हैं, मगर एक तो अभी भी डेंसिटी के हिसाब से अपनी तरफ ही है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ही है, तो इसे वाकई में दो का नुकसान हुआ या एक का नुकसान हुआ, तो आंसर है इसे एक का ही नुकसान हुआ। भले ही मोहर लगी हुई है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक हैं, मगर
जब बॉन्ड बनता है तो एक ही तरफ एक इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद तो सेम वैसी ही कंडीशन आएगी। यहां पर भी बॉन्ड बनने के बाद सेम टू सेम कंडीशन आएगी। कैसी सेम टू सेम कंडीशन कैसे आएगी जरा सोचो। इसके पास जो ऑर्बिटल होगा वो ठीक है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल होगा। अब इसने खाली ऑर्बिटल दिया, इसने क्या दिया, खाली ऑर्बिटल दिया, इसने भरा हुआ ऑर्बिटल दिया। अल्टीमेटली दोनों इलेक्ट्रॉन बैठने तो वही है कॉमन एरिया में, अल्टीमेटली दोनों इलेक्ट्रॉन बैठने तो वही है कॉमन एरिया। यानी कि ये वाला बॉन्ड भी बनने के बाद ऐसा ही हो जाता है। ये बॉन्ड बनने का तरीका अलग है, यहां शेयरिंग अनइक्वल हुई है, मगर जब बन गया तो हूबहू वैसे ही हो जाएगा। ऑर्बिटल लेवल पे जाके सोचोगे ना बेटा तो सेम टू सेम हुआ है। ऑर्बिटल लेवल पे जाके सोचोगे तो ओवरलैपिंग यहां पर भी दो ऑर्बिटल की हुई है। हां, एक भरे की हुई है, एक खाली की हुई है। अब यहां पे भरे हुए ऑर्बिटल और खाली ऑर्बिटल के बीच में मर्जिंग हुई है, लेकिन अल्टीमेटली बीच में कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बैठेगा। तो कुल मिला के लास्ट में जाकर तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बनने का टाइप अलग है, मगर बनता तो वैसा ही है, बनने के बाद वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो सर ये प्लस माइनस क्यों आया, अभी आते हैं इस पॉइंट पे। जब इलेक्ट्रॉन दोनों इसके हैं, मगर दो में से बेचारे के पास एक ही रह गया। अब भाई दो में से एक ही रह गया, एक तो उस तरफ चला ही गया। कहने को दोनों उसने दिए, मगर एक अभी भी इसकी तरफ मानते हैं। तो दोनों में से एक इसकी तरफ है, तो नुकसान वाकई में दो का नहीं एक का हुआ। अब जब एक का नुकसान हुआ तो एक प्लस लगाएंगे, दो प्लस नहीं लगाएंगे, और एक माइनस लगाएंगे, दो माइनस नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ठीक है बेटा, ये लो। अब ये अनइक्वल शेयरिंग हो गई। पहले बताओ क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी साथ के साथ समझ में आ गया तुमको? अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक खास बात होती है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक खास बात होती है, ये डोनर निकला और ये एक्सेप्टर निकला। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, क्योंकि ये दो दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस एसिड, लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। और ये बॉन्ड बना है तो इसे पहला बॉन्ड है तो इसको बोला जाता है सिग्मा कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है बेटा इसको? सिग्मा कोऑर्डिनेट। आगे आएंगे, अभी के लिए अभी सब चीजें लिखो आप। कौन कौन सी चीजें आपको इसमें से समझ आ गई? पहली चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है समझ आ गया, किससे बनता है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दूसरी चीज हमें समझ आ गया ओवरलैपिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ आ गई। हमने लिखनी नहीं है इसकी, सिर्फ सी बात लिखना, मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल, मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, एक पॉइंट ये लिख दो। दूसरा पॉइंट लिख दो, मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओवरलैपिंग के बारे में फटाफट से दो लाइन लिख दो। ओवरलैपिंग क्या होता है? मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दूसरा है ना, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ऑर्बिटल कौन से? जिनमें अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बोलोगे कि बॉन्ड बनता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड का मैकेनिज्म क्या है? ऑर्बिटल मिल रहे हैं, वो मैकेनिज्म है, उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। दो पॉइंट ओवरलैपिंग के लिए फटाफट लिख दो। हम आज ओवरलैपिंग खत्म कर चुके हैं क्या? नहीं नहीं, ओवरलैपिंग तो बाद में आएगा। ओवरलैपिंग का सिर्फ मतलब जाना है, सिर्फ मतलब क्या है, तुम्हारे नाम का मतलब वो बताया इसने सिर्फ। क्लियर है? क्लियर बेटा? चलो, तो ये चीज हो गई हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशंस जिसके बारे में पता होना चाहिए। एक चीज बच रही है, दैट इज कोवेलेंसी। और कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो पहले आ जाते हैं हम अब कोवेलेंसी टर्म पे। दो तीन चीजें, दो तो हो गई, एक कोवेलेंसी की बात कर लेते हैं। कोवेलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom, है ना, of an atom in covalent compound or in given covalent compound। एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी मॉलिक्यूल में दिए गए या किसी कंपाउंड में दिए गए एटम की कैपेसिटी देखनी है हमें, तो हम कैसे देखेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी को?
हम कंबाइनिंग कैपेसिटी को कैसे देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर, और एमडीजे लगा लो तुम, चलो एमडीजे लगा लो। एमडीजे कहता है कि एक एटम के सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स, ये क्या कहलाएंगे, हमारे कोवेलेंसी। भाई सिग्मा पाई काउंट कर लो, वो उसकी कोवेलेंसी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बता देता हूं मैं, मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, कार्बोनेट ही ले लेता हूं चलो। अब हमें यहाँ रेजोनेंस वेजोनेंस ज्यादा नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अब भी कार्बन के बॉन्ड कितने दिख रहे हैं तुमको, एक दो तीन चार, कितने, चार दिख रहे हैं। तो इसमें कोवेलेंसी, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन कितना लिखोगे तुम, चार। कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखोगे, तो इसमें एक ऑक्सीजन ऐसा भी है जिसकी सिंगल है, एक ऑक्सीजन ऐसा है सिंगल है, और ये वाला है डबल है, तो हमें अलग अलग बतानी पड़ती है। तो ठीक है, इसके लिए हम सिर्फ कार्बन की बात करते हैं, वरना कंफ्यूजन बढ़ेगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने CH4 ले लिया, तो कोवेलेंसी ऑफ कार्बन कितना लिखोगे, चार लिखोगे। कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना लिखोगे, वन लिखोगे। सर मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती, कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, सवाल तो वही 15-17 आएंगे। BF3 में बताओ, BF3 में तो कोवेलेंसी का मतलब तुम्हें पता चल गया। अब इतना समझ आ चुका है कि कभी भी किसी कंपाउंड को देखकर हम कोवेलेंसी बता देंगे, कंपाउंड को देखकर ही बताना पड़ेगा बेटा, है ना। तो आगे जाके जब तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, इसमें टोटल कितने बॉन्ड है, सबकी कोवेलेंसी बता सकते हो तुम, सबकी, है ना, सबकी। जैसे इसमें बोरोन की कितनी होगी कोवेलेंसी, कोवेलेंसी ऑफ बोरोन 3 है, कोवेलेंसी ऑफ फ्लोरीन 1 है। एक बार में एक ही एटम की देखी जाएगी, एक बार में एक ही एटम की देखी जाएगी। जैसे CO2 है, तो C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। कोवेलेंसी ऑफ कार्बन 4 है। कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, एक कंपाउंड दिया हुआ होगा उससे पता लगता है 2 है, लो ठीक है भाई। कोई ऐसी खूब सारी चीजें, CCl4 कर लो, PCl5 कर लो यार, लो PCl5 कर लो, ये लो। कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस 5, कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन 1। कुछ भी कंपाउंड है, कोवेलेंसी का मतलब पता होना, सिग्मा प्लस पाई काउंट कर ले, सिग्मा प्लस क्या करेगा, पाई काउंट कर ले, सिग्मा प्लस पाई काउंट कर ले, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर हुई चीज, चलो अब बात करते हैं हम आगे और चल के, कि कोवेलेंसी भी हमें समझ आ गया कि कोवेलेंसी क्या होता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इन गिवन मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग हो सकती है। एक एटम की कोवेलेंसी डिफरेंट हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ बनेगा, वो कहाँ चीजें, सॉरी, मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बना रहा है। आ जाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर आते हैं। अभी हमने देखा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, हमने देखा कि फॉर्म्ड बाय द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो चुका है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, पॉइंट क्लियर हो चुका है, अच्छे से क्लियर हो चुका है। इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन, बनने के बाद आप इसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था बनने के बाद ये एक जैसा है, बनने के बाद ये एक जैसा हो जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो तरह के आते हैं। अब हम इसमें भी थोड़ा गहरा उतरेंगे, अब इसमें भी क्या करेंगे, हम थोड़ा गहरा उतरेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो हमारे पास दो तरह के आते हैं। जो हमारे काम का है वो सिग्मा कोऑर्डिनेट है ना, और ये जो है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन कोवेलेंसी। कोवेलेंसी में इंक्लूड नहीं करते हैं इस पाई कोऑर्डिनेट को, अभी बताएंगे कहाँ है पाई कोऑर्डिनेट। सिग्मा कोऑर्डिनेट जो है वो स्ट्रांग होता है और कोवेलेंसी में इंक्लूड होता है।
अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये रहा एक एटम, इसके पास एक लोन पेयर था, इसके पास एक खाली डब्बा था, ठीक है, इसने इसको डोनेट कर दिया, तो ये बन गया इनमें सिग्मा कोऑर्डिनेट। अब इसे सिग्मा क्यों बोला? जब पहली बार कोई डोनर और एक्सेप्टर आपस में रिएक्शन करते हैं, इनके बीच में ए और बी के बीच में पहले कोई रिश्ता नहीं था, ए और बी के बीच में पहले कोई भी रिश्ता नहीं था, पहली बार ही इन्होंने अनइक्वल शेयरिंग करी, इसे बोला जाएगा सिग्मा कोऑर्डिनेट। इसे क्या बोला जाएगा बेटा? सिग्मा कोऑर्डिनेट, जिसको हम पीछे अभी कोऑर्डिनेट में अच्छे से समझ चुके हैं। हमारे लिए जो चीज थोड़ी अलग है वो ये है, और वो क्या है कि मान लो ये पहले से ही बॉन्डेड है, इनके बीच में पहले से ही एडजेसेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं। वापस सुनो, ये पहले से ही एडजेसेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं, पहले से ही एडजेसेंट हैं, पास पास होने चाहिए, अगल बगल होने चाहिए, पहले से बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, नॉर्मल वाला, पहले से बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? नॉर्मल वाला। अब उसके बाद ये तो सिग्मा हो गया बेटा, मगर उसके बाद अगर इसके पास एक लोन पेयर बचता है और उसके बाद भी एक खाली डब्बा बचता है, यहां तक तो ये हो गए। अब लेकिन अगल बगल में बैठे एक ही घर में है, बोले कि यार मेरे पास एक लोन पेयर है, तेरे पास एक खाली डब्बा है, खाली बैठे काम तो आ नहीं रहा है, 10 रुपए सही रोज के मिलेंगे, एक बॉन्ड और बना लेते हैं। तो बोला यार ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे तो थोड़ी एनर्जी रिलेगी, थोड़ी स्टेबिलिटी और मिल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? घर की घर में लेनी देनी कर ली। ये घर की घर में लेनी देनी इज पाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये बाद में बना है, तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा? ये सिग्मा के बाद में बना है, तो इसे क्या कहा जाएगा? पाई कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाएगा इसे? पाई कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली ये ऐसा दिखेगा कि ए पहले से ऐसा है और उसके बाद एक बॉन्ड और आ गया इसमें, ये लो, ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पाई कोऑर्डिनेट। और पाई कोऑर्डिनेट को कभी भी कोवेलेंसी में इंक्लूड नहीं करते, यानी कि अगर मैं पूछूं तो ए की कोवेलेंसी यहां पे कितनी बताओगे? तो 1 बताओ, 2 नहीं बतानी है। तो सर क्या पाई को करते ही नहीं है? नॉर्मल वाले पाई को करते हैं। सर ये नॉर्मल वाला पाई क्या होता है? बेटा ये वाला जो पाई है ये अनइक्वल वाला पाई है। नॉर्मल वाला पाई क्या होगा? जब ऐसा कुछ होगा कि पहले से बॉन्ड बन गया सिग्मा, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास है, अब ये नॉर्मल शेयरिंग करेंगे तो ये नॉर्मल पाई है। भाई सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट नाम वहीं आएगा जहां अनइक्वल शेयरिंग होगी। तो अब कोऑर्डिनेट भी सिग्मा और नॉर्मल सिग्मा और कोऑर्डिनेट सिग्मा होते हैं। उसी तरह से पाई भी नॉर्मल पाई और कोऑर्डिनेट पाई होता है। जिस तरह से सिग्मा भी दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ये देखो, ये नॉर्मल सिग्मा, ये नॉर्मल सिग्मा है, सॉरी ये कोऑर्डिनेट सिग्मा है, और नॉर्मल सिग्मा क्या होता? सिंगल सिंगल। अब उसी तरह से पाई भी दो तरह के होते हैं, नॉर्मल पाई और कोऑर्डिनेट पाई। तो ये नॉर्मल और कोऑर्डिनेट में सिर्फ इतना ही फर्क है, नॉर्मल जो सिंपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल शेयरिंग वाले, और ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट का मतलब, कोऑर्डिनेट वर्ड आने का मतलब ही है अनइक्वल शेयरिंग। कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब क्या है बेटा? अनइक्वल शेयरिंग है। अब पाई बॉन्ड, ऐसा पाई बॉन्ड जो अनइक्वल शेयरिंग से बना हो उसे पाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ऐसा पाई बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग से बना हो इसे नॉर्मल पाई कहते हैं। एंड इसको हम इंक्लूड करते हैं, इसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, और ऐसा हम इस पे तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज बैक बॉन्डिंग। जिन बच्चों को, पुराने बच्चे उन्हें याद होगा, ये बैक बॉन्डिंग भी कहलाता है। इस पाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बेटा? आप एक टर्म और लिख सकते हो, पाई कोऑर्डिनेट इज ए बैक बॉन्डिंग। इसका एक और नाम होता है बैक बॉन्ड। और ये टेम्परेरी बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। इसको इसीलिए कोवेलेंसी में इंक्लूड नहीं किया था। इसका दीन धर्म नहीं होता। इसका क्या होता बेटा? दीन धर्म नहीं होता। तो स्पीसीज, मैं कुछ लिख के जा रहा हूं, आप नोट कर लेना, उसके बाद क्लास ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि सवाल हमेशा ऐसा ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैविंग सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? स्पीसीज हैविंग सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली चीज है यहां पे साफ साफ सिग्मा कोऑर्डिनेट, इसे एक डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। मैं सिर्फ वो स्पीसीज लिख के जा रहा हूं जिसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि इससे सवाल हमेशा ऐसा ही आता है कि कौन में प्रेजेंट है, किस में नहीं है। एक जैसे pH4+ में होता है, NH4+ में होता है, NH3BF3 में होता है। कल हम क्लास में देख लेंगे कैसे क्या बनता है। उसके बाद PCl6- में आपको मिल जाएगा, BF4- में आपको मिल जाएगा,
O3 में ओजोन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। NO2 में मिल जाएगा, NO3 माइनस में आपको मिल जाएगा, ये जो मैं बना रहा हूं वो है ना, जैसे H3O प्लस में आपको मिल जाएगा। और भी जब आगे आएंगे तो मैं बता दूंगा कि इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट किस में है, अब ज्यादातर सवाल तो वही के लिए आता है कि कोऑर्डिनेट किस में है और किस में नहीं। तो इन स्पीसीज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। 10वां जैसे BH4 माइनस हो गया, ऐसे होने को और भी चीजें होंगी, AlCl4 माइनस हो गया, बहुत सारी चीजें होती बेटा। और सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए एंड ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जो कि 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है ना। जितने कोऑर्डिनेशन, वो डब्बे में लिखने वाले, कुछ कुछ याद है बेटा, डब्बे में लिखना, जितने कोऑर्डिनेशन एंड ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम ही इसलिए है कि उसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जितना पूरा चैप्टर, जो वो पूरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, वो सब में सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। एंड ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। उन सब में होता है, जितना पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर है 12th क्लास का जो हम पढ़ेंगे, उन सब में होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम कल भी कोवेलेंट बॉन्ड ही शुरू करेंगे। बेसिकली कोवेलेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और हम कुछ चीजें जो हैं वो और भी पढ़ने वाले हैं। कल देखते हैं, देखो 2-3 लेक्चर लगते हैं स्टार्टिंग में, घबराइए नहीं। रियल टेस्ट सीरीज फॉर नीट है ना, ये इसके बारे में आपको काफी कुछ अब तो फिर पता ही हो गया होगा, क्योंकि कल पूरा यूट्यूब पे आपको समझा दिया गया है। तो अब मेरे ख्याल से अब मुझे बताने में, मैं तो काफी लेट हूं बेटा इस बारे में, है ना। ज्वाइन अस फॉर ए यूट्यूब लाइव सेशन ऑन 22 सितंबर। मैं लेट हूं एक्चुअली, ये कल हो चुका है 22 सितंबर को। कल शाम को आप देख लेना, वहां पे लर्न सब कुछ आप, ये सेशन जो है वो आगे किसी नहीं देखा है तो वो देख लेना, ज्यादा समय मत लगाना, जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है। मोटिवेशन उसमें से स्किप कर सकते हो, काम काम की बात देख लेना बेटा, मुद्दे की बात यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।